जगह पुलिस स्टेशन, दलेल नगर, उत्तर प्रदेश। काल्पनिक जगह। एक हवलदार बाहर से पान खाता अंदर आया तो अंदर आकर सामने पड़े बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगा। दोपहर का समय था। तभी इंस्पेक्टर राजन मिश्रा आए तो थाने का हाल देखकर चकरा गए। कोई हवलदार पान खा रहा था तो कोई बीड़ी फूंक रहा था। एक तो टेबल पर बैठकर हाथ में तंबाकू रगड़ रहा था। सब इंस्पेक्टर रतन सिंह भी अपनी जगह बैठे सो रहे थे और जो कैदी थे तो अंदर बैठे ताश खेल रहे थे। राजन जोर से, क्या हो रहा है ये सब? क्या हाल बना दिया है थाने का 3 ही दिन में? सब हड़बड़ा गए। रतन सिंह ने उठकर राजन को सैल्यूट किया तो राजन ने सर हिला दिया। सब उसे देख हैरान थे क्योंकि वो पिछले 3 दिन से कप्तान साहब यानी एसपी के साथ मिशन पर निकला था। राजन सबको घूरकर, जल्दी से सब कुछ सही करो, अपनी यूनिफॉर्म भी, कप्तान साहब आ रहे हैं। बबलू को पकड़ लिया है 3 दिन में ही उन्होंने। ये सुन सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक हवलदार दूसरे से, काहे आ रहे हैं? हमका तो लागत था कि 2-4 दिन के बाद ही आवेंगे, या वो भी नहीं। बबलू हाथ नहीं लगने वाला था कप्तान साहब के। फिर कैसन हाथ आएगा वह? दूसरा हवलदार अपनी कमीज पैंट के अंदर करते हुए, अरे काहे ना पकड़ा जाता? कप्तान ने भी तो कसम ही खा ली थी उसे दबोचने की। जब से वो 3 लड़कियों का बलात्कार किया था। अब तोहार को पता तो है, जब से 7 महीने पहले वो यहाँ आए हैं तब से यहाँ से सब गुंडा लोगन का जीना हराम किए हैं। पहला हवलदार अपनी वर्दी देखते हुए, वो बात तो है, वो है ये फिल्मों में जैसे उनका नाम है वो सिंघम, वैसे ही है, भौकाल ही है कप्तान साहब तो। सब इंस्पेक्टर सब बातें सुनते सुनते अपने टेबल सही कर रहे थे और बड़बड़ा रहा था। रतन सिंह जो करीब 30 की उम्र का था बोला, जब यहाँ नहीं थे तो जिंदगी में सुकून था, इन 3 दिनों में अब फिर से भौकाल ही आ जाएगा। 7 महीनों से रिश्वत तक नहीं ली है, बीबी घर में जाते ही चढ़ जाती है। अब उसे कहा बताएं, यहाँ तो सबको जबरदस्ती शरीफ बनना पड़ता है। राजन सबको देख रहा था और सुन भी रहा था। राजन करीब 27-28 साल का हैंडसम सा इंस्पेक्टर था और बहुत ईमानदार भी। तभी बाहर पुलिस जीप आकर रुकी और उसके पीछे ही एक आदमी को बांध रखा था। वो उसे देखकर लगता था कि वो भागते भागते यहाँ तक आया है। सभी थाने से बाहर आकर देखने लगे। राजन भी बाहर आ गया और ये देखकर मुस्कुरा दिया। तभी जीप से कप्तान साहब बाहर निकले। करीब 5 फुट 7 इंच का कद, चेहरे पर अलग सी चमक, वर्दी के ऊपर काली लेदर की जैकेट। उन्होंने उस आदमी को जीप से अलग किया, फिर उसको कॉलर से पकड़कर अंदर ले आए। सब उस गुंडे की हालत देख हैरान थे क्योंकि उसके लिंग ऊपर तक थे। कप्तान साहब ने उसे नीचे पटका, फिर उसके सामने कुर्सी पर बैठ कर अंगड़ाई लेने लगे। सब मुंह खोले देख रहे थे। राजन ने अपना सर पकड़ा और बोला, अब चालू हो गया इनकी फिल्मी भूत। कप्तान साहब ने बबलू को देखा जो अब जमीन पर आराम से बैठकर उन्हें ताड़ रहा था ऊपर से नीचे तक, तो एक कंटाप लगाया उसे, फिर बोले, काहे इतना घूर के देख रहे थे बे? कोनो पुलिस वाली नहीं देखी अब तक? वो गाल चलाते बोला, देखी तो बहुत है पर तुम जैसा नहीं, एकदम लल्लन टाप माल हो तुम लोग। वो अपने होठों पर जीभ फेरने लगा तो सबने अपना सर पीट लिया। रतन सिंह राजन से, ये बुड़बक को अभी तक ना ही पता लगा कि कप्तान साहब क्या चीज है, जिसे ये पटाखा समझ रहा है वो। राजन बीच में कप्तान साहब को देखा, वो तो परमाणु बम है। रतन सिंह, सही पकड़े हैं। कप्तान साहब ने सर पर हाथ मारा और अजय देवगन जैसी बोली, आता माझी सटक ली, और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया कि वो दूर जा गिरा। कप्तान साहब उसे देखकर बोले, अभी चूजे, अंबिका नाम है हमरा का, अंबिका चौहान। राजपूत खून है तो गरम जल्दी हो जाते हैं, तो आगे से जबान में ताला लगा लेना, नहीं तो जोनो एनकाउंटर हम तोहार कल करने वाले हैं, यहाँ आज अभी के अभी कर देंगे। फिर बोलते रहना ऊपर जाकर, साला चूजा कहेगा। वो अंदर अपने केबिन में चली गई और बबलू को हवालात में डाल दिया गया। तो ये थी हमारी कप्तान साहब अंबिका चौहान, जैसा नाम वैसा काम। आईपीएस अंबिका चौहान पिछले 3 साल से ड्यूटी कर रही हैं। उम्र लगभग 26 के करीब। पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम पास कर लिया था, वो भी ऑल इंडिया रैंक
95 पर उसे खुशी नहीं थी क्योंकि किसी को हराना था, पर उसका रैंक हमारी कप्तान से आगे निकला तो उसका गुस्सा दिल में लिए और गुस्से वाली बन गई। इन 3 सालों में ना जाने कितने ही तबादले हो चुके हैं इनकी ईमानदारी और दबंगई के चलते, पर जहां जाती हैं क्राइम रेट बहुत ही कम कर देती हैं। हाँ, फिल्मी जरूर है। तो आगे चलते हैं जहां कप्तान साहब एक मेल पढ़कर परेशान सी लग रही थी, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी और राजन को बुलाए। अंबिका राजन को देखकर, ओ चूजे का भाई, किसी विधायक के साथ काम करता है का? राजन, जी कप्तान साहब, वो यहाँ के विधायक का खास आदमी है। अंबिका कुछ सोचकर मुस्कुराती हुई, तो उस चूजे के भाई तक ये खबर पहुंचाओ कि कल हम इसे कोर्ट ले जा रहे हैं और सबूत भी है हमारे पास, बस। राजन, पर ये खतरनाक नहीं हो सकता? अंबिका पीछे कुर्सी से लगती हुई, अरे कोनो खतरा नहीं है, तुम बिंदास रहो, जाओ ये सब उस तक पहुंचाओ। राजन सर हिलाकर चला गया और अंबिका फिर से मेल पढ़ने लगी। अगले दिन उस बबलू को कोर्ट की पेशी के लिए लेकर के जा रहे थे कि रास्ते में हमला हो गया। अंबिका ये देख मुस्कुराहट के साथ आराम से आंखें बंद करके बैठ गई। बबलू पिछली गाड़ी में था जिसमें कैदी को ले जाते हैं और अंबिका अगली जीप में। अंबिका ने राजन को भी रुकने को कहा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कप्तान साहब कर क्या रही हैं। जब बबलू जैसे ही कुछ आदमियों के साथ भागने लगा तो अंबिका ने एकदम से उसके पैर में गोली चला दी और बाकियों को भी गुंडों पर गोली चलाने का आदेश दिया। राजन समझ गया कि एनकाउंटर का नया तरीका निकाला है कप्तान साहब ने, तो वो मुस्कुरा दिए। अंबिका और उसकी टीम ने सबको मार गिराया पर बबलू को नहीं। उसके पास आई और बोली, पता नहीं जाने तुझ जैसे 2 कौड़ी की चूची ने कितनी ही मासूम लड़कियों का जिंदगी खराब किया होगा। अरे नर्क में भी जगह ना मिले तुम्हें तो। फिर उसे भागने के लिए कहा तो मना कर रहा था, तो अंबिका ने जबरदस्ती उसे भगाया, फिर उसे गोलियों से भून दिया। अंबिका अपनी टीम के पास आई और बोली, तो किसको प्रसाद चाहिए? किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले तो राजन आगे आ गया। उसे देख अंबिका मुस्कुराती बोली, तुम्हारी जरूरत है काम पर अभी। फिर कुछ सोच कर बोली, हम ही इस बार ले लेते हैं। राजन, मेरे कंधे के पास गोली चलाओ, जो मुझे बस छू कर ही निकल जाए। राजन नाम में सर हिलाते हुए, मुझसे ना होगा। अंबिका ने रतन को कहा तो उसने एक गुंडे की गन उठा गोली वैसे ही चलाई जैसे अंबिका ने कहा था। पूरे शहर में हड़कंप मच गया था बबलू के एनकाउंटर से। आम जनता अंबिका को बस दुआएं ही दे रही थी और मीडिया में ये खबर थी कि बबलू को उसकी गैंग के लोग छुड़वाने आए तो उसी में उसका एनकाउंटर हो गया और बाकी गुंडों की लाशें इस बात का सबूत भी थी कि कोई कार्रवाई भी नहीं बनती थी। ऊपर से एसपी पर गोली चलाई थी बबलू ने भागते हुए, तो किसी विधायक की भी नहीं चली। ये केस ऐसे ही खत्म हो गया और कप्तान साहब तो हॉस्पिटल तक ही नहीं रुकी, पट्टी करवाकर ड्यूटी पर। अगले दिन अंबिका थाने पहुंची और सबके लिए खुद खाना बनाकर लाई थी। ये बात थी कि वो खाना बहुत लाजवाब बनाती थी, जो भी खाता तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। सबने खाना खाया और तारीफ भी की। अंबिका वहीं टेबल पर बैठती हुई, तो ये सब इसलिए वो कहा है कि हमरा हो गया ट्रांसफर, कल ही मेल आया है तो हम जा रहे हैं दिल्ली। कल ही बता देते, पर केस भी खत्म करना था, तो ये सब तुम लोगों को हमने जाने की खुशी में दावत दी थी, तो जाने का जश्न मनाओ तुम सब। अब फिर से रिश्वत ले सकोगे, गरीबों की कोनो बात नहीं सुनोगे और अमीरों के तलवे चाटोगे, तो खुश हो जाओ। अब ये सब कर सकोगे राजन मिश्रा को छोड़कर। सब लोगों ने सर झुका लिया तो अंबिका बोली, अरे क्या बात है, शर्मा का रहे हो? हमको पता है सबका कौन क्या करता है, कितने पानी में है, और अब तो हम जा रहे हैं, तो अपना पाप करने को कोटा कर दो शुरू। कब से बंद पड़ा होगा? सबकी बीवियां घर में गाली निकालती होंगी कि पहले तो इतनी कमाई थी अब नहीं है, काहे? पर ये पता है तुम्हारी बीवियों को कि अब इज्जत से कमा रहे हैं, लोगों को भरोसा कमाया है, कई जिंदगी बचाया है। यहाँ अब लोग गाली नहीं दुआएं देकर जाते हैं। सब चुप थे। जो कैदी अंदर थे वो भी अंबिका को ही सुन रहे थे। राजन मुस्कुराकर उसे देख रहा था। अंबिका अपना डंडा पकड़े बोली, ये डंडे से अब कोनो आम आदमी बेकसूर लोग नहीं डरता, अब जो बुरे काम करता है वो डरता है। अच्छा, एक और बात बताओ, इन 7 महीनों में आप सबको रोज रात को नींद कैसे आती थी, बिना किसी की गाली या बददुआ सुने? किसी का बुरा किए बिना कैसे लगता है?
क्या तुम लोगों के दिलों में शांति नहीं होती? ऐसे नहीं लगता कि दिल को ठंडक मिली को किसी के चेहरे की मुस्कान लौटाकर? अगर ऐसा लगा है तो हाथ जोड़कर दरखास्त करते हैं कि आम जनता को कम तक करना हमारे जाने के बाद। इतना बोल अंबिका ने सबके सामने हाथ जोड़े, फिर अपने केबिन में जाकर सामान लिया अपना, और जैसे ही बाहर आई सबने साथ में उसे सैल्यूट किया और वादा किया कि वो ऐसे ही रहेंगे। राजन अंदर से उदास था अंबिका के जाने पर। सबसे अलविदा ले अंबिका चल पड़ी थी दिल्ली अपने नए केस के लिए, जिसे वो नहीं लेना चाहती थी। और दिल्ली तो वो जाना ही नहीं चाहती थी। अंबिका का घर परिवार सब दिल्ली में ही था, तभी तो वहां से दूर ही रहती थी। दिल्ली, भारत पुलिस कमिश्नर का ऑफिस। अंबिका को सीधे वहीं रिपोर्ट करने को कहा था, तो वो घर ना जाकर सीधा वहीं चली आई। अंदर से परमिशन मिलने पर वो अंदर गई तो सामने पुलिस कमिश्नर बैठे थे और उनके सामने कोई सिविल कपड़ों में ही बैठा था। अंबिका ने उन्हें सैल्यूट किया और बोली, सर, अगर आप बिजी हैं तो मैं बाहर वेट कर लेती हूँ। कमिश्नर, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ पर तुम्हें जो केस हैंडल करना है वही बात हो रही है और तुम्हें इनके साथ काम करना है। उस शख्स ने खड़े होकर पीछे अंबिका की ओर अपना चेहरा किया तो अंबिका हैरानी और गुस्से से भर उठी। वो भी गुस्से में आ गया। कमिश्नर, अंबिका ये है। अंबिका बीच में ही, आईपीएस देवांश शर्मा। कमिश्नर, ओह हाँ, तुम दोनों एक ही बैच के थे ना? दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे। कमिश्नर की आवाज सुन दोनों बैठ गए। कमिश्नर, ये एक सीक्रेट मिशन है जिसके लिए तुम दोनों को चूज किया गया है। तुम दोनों ने ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ये केस तुम दोनों के कैरियर के लिए बहुत जरूरी हो सकता है और देश के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तुम तो जानते ही हो कि 15 अगस्त आने वाली है और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ दिल्ली में अटैक का प्लान है और कुछ लोग यहाँ आए हैं। तुम दोनों का काम ये है कि बिना किसी को पता लगे ही उन अटैकर को मारना है ताकि पब्लिक में शांति बनी रहे। पहले ही कोरोना की वजह से सब लोग डर में जी रहे हैं, तो और डर नहीं होना चाहिए आम जनता को। तुम लोगों के पास ये 7 दिन ही है और सारी इन्फो तुम दोनों तक पहुंच जाएगी कल सुबह तक। कल तुम दोनों को साथ में पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करना है, तो तुम दोनों रेडी हो देश को इस खतरे से बचाने के लिए? दोनों एक साथ, जी सर। कमिश्नर, गुड। तो अपनी टीम में तुम दोनों अपनी पसंद का एक एक पर्सन अपने अंडर रख सकते हो, तो ऑल द बेस्ट। दोनों कमिश्नर को सैल्यूट किया और एक दूसरे को घूरते हुए बाहर आए। वहां पर ऑफिस के बाहर जितनी भी लड़कियां थी वो देवांश को ताड़ रही थी। वो हाई ऐसा था, फिट एंड फाइन बॉडी, 6 फुट 2 इंच का कद, हल्का गेहुआ रंग और घुंघराले बाल, चेहरे पर अलग सा रोब और हल्की सी मुस्कुराहट हमेशा होती थी, पर आज नहीं थी। और अंबिका ने भी एक नजर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर बड़बड़ाई, सारा दिन बॉडी ही बनाता है क्या ये चंपू, या काम भी करता है? देवांश ने सुन लिया था तो अंबिका को उसको घूरा। अंबिका ने उसे देख मुंह बनाया, फिर जल्दी से वहां से निकल गई। देवांश उसे जाते देखते बोला, ये अब तक वैसी ही है, नक चढ़ी चुहिया कहीं की। हे भगवान, इसके साथ मैं कैसे काम करूंगा? ऊपर से घर वालों को पता चला तो मैं तो जान से ही गया। वैसे उसके यहाँ भी तो यही हाल होगा, मैं क्यों अकेला टेंशन लूं? देवांश भी घर के लिए निकल गया। उसने घर के सामने अपनी बुलेट खड़ी ही की थी कि पीछे से दूसरे बुलेट की आवाज आई। देवांश ने देखा तो अंबिका आ रही थी। देवांश ने उसे पूरे टसन में बाइक चलाता देख एक आईब्रो उठाकर देखा, फिर अंदर चला गया। अंबिका ने भी घर के सामने बुलेट खड़ा किया और अंदर चली गई। दोनों के घर एक ही कॉलोनी में एक दूसरे के आमने सामने थे। अंबिका ने धड़ाम से घर का मेन गेट खोला और अंदर आ गई। गार्डन से होकर घर के अंदर आई तो सामने देख मुस्कुरा दी और जोर से बोली, का बात है बे, हमरा भाई तो खुद ही पढ़ाई कर रहा है बे, देख के चैन मिला। उसकी आवाज सुन अंबिका का छोटा भाई अंबर, जो करीब 22 साल का है, वो अपनी किताब छोड़ उसकी ओर खुशी से भागा और गले लग गया। तभी अंबिका की माँ कविता जी भी रसोई घर से बाहर आई और उसे देखकर जल्दी से उसकी ओर चल पड़ी। अंबर से मिलकर अंबिका अपनी माँ की ओर बढ़ी थी कि पीछे से एक रौबदार आवाज आई, तो वक्त मिल गया आपको अपने घर आने का और घर वालों से मिलने का। अंबिका ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसकी माँ कुछ ही दूरी पर खड़ी रह गई और अंबर भी एकदम से घबरा गया और वापिस अपनी किताब पकड़कर बैठ गई। अंबिका मन में, ये कहा, वक्त से पहले ही गब्बर सिंह यहाँ आ गए, अभी तो 5 बजने में भी टाइम है। अंबिका ने आंखें खोली, फिर मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर गई और आराम से प्यार से गले मिली। फिर पीछे घूमकर दरवाजे के पास आई जहां उसके पापा खड़े थे।
हाथ में ऑफिस का बैग और टिफिन लेकर। अंबिका ने झुककर उनके पैर छुए, फिर बैग और टिफिन खुद पकड़ लिया और गले लग गई। जतिन जी ने उसे सर पर हल्का सा हाथ रखा। उनके चेहरे पर कुछ ही सेकंड के लिए नरमी आई और फिर अलग होते ही वही गुस्से वाला चेहरा बना लिया। जतिन जी अंदर आकर कुर्सी पर बैठते हुए, बताया भी नहीं आपने, ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? हमने वो एनकाउंटर के बारे में सुना और टीवी पर देखा भी। कोई परेशानी तो नहीं आई? कल ही ये सब हुआ है और आज आप यहाँ? अंबिका भी उनके सामने बैठ गई और बोली, वो कहा है ना पापा की। जतिन जी बीच में ही, आप यूपी में नहीं अपने घर पर है तो सही से बोली। अंबर को हंसी आ गई तो जतिन जी के पीछे से बिना आवाज निकाले हंसने लगा। अंबिका ने उसे घूरा, फिर बोली, वो क्या है ना पापा, हमारा ट्रांसफर यहीं हुआ है अब, और ऑफिशियल काम है, पेपर वर्क ही है, फील्ड में नहीं है कुछ दिनों के लिए। तो जतिन जी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बोले, वैसे सुना था कि आपको गोली भी लगी है। अंबिका कुछ बोलती पर तब तक उसकी माँ हल्दी तेल गरम कर ले आई और साथ में हल्दी वाला दूध दी। अंबिका फ्रेश होने के बहाने अपने कमरे में भाग गई, जिसे देख जतिन जी के चेहरे पर बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो भी अपने कमरे में चले गए। देवांश का घर। जैसे ही वो घर आता तो सब परिवार वालों ने उसे घेर लिया। उसकी माँ सत्ता जी, छोटी बहन गरिमा, पापा रंजीत शर्मा अभी ऑफिस में थे शायद, और उसकी बुआ चंचल ने, वो भी पूरे 1 साल बाद घर आया था, तो सब लोग उसे घेरे हुए थे। देवांश ने सबने थोड़ी बातचीत की, फिर उसके पापा भी आ गए। देवांश ने उनके पैर छुए, फिर गले लग गया। रंजीत जी बैठते हुए, कब आए साहबजादे? देवांश ने उनके पास बैठते हुए आराम से, अभी आया हूँ डैड, आप कैसे हैं? और मैंने कहा था ना कि अब रेस्ट करा करो, आप ये जॉब छोड़ दो अब आप। रंजीत जी मुस्कुराहट के साथ देवांश के सर पर हाथ रखकर, 2 महीने बाद वैसे भी रिटायरमेंट है, फिर आराम ही आराम है। तुम ये बताओ कि कितने दिनों के लिए आए हो? देवांश सोचकर, डैड अब यही हूँ कुछ वक्त तक, कुछ केस के रिलेटेड है तो अब यहीं से हैंडल करूंगा। रंजीत जी ने पानी पिया, फिर देवांश को आराम करने को कहा तो देवांश अपने रूम में आ गया। जैसे ही अपने कमरे में आया, देख के खुश हो गया। सब वैसे के वैसा था, उसका गिटार, उसके कमरे से धोनी और यूवी पाजी का बड़ा सा पोस्टर वर्ल्ड कप का, उसकी किताबें, हर चीज को वो छू कर देख रहा था। पिछले 1 साल से वो इतना काम में उलझा हुआ था कि चाह कर भी घर नहीं आया। देवांश ने अपने कपड़े बदले, तभी उसकी बहन गरिमा कॉफी लेकर आ गई। गरिमा कॉफी देते हुए, मिस यू भाई, बहुत याद आती थी आपकी, मैं तो अकेली ही हो गई थी। देवांश ने सामने रूम की खिड़की खोली और बोला, क्यों, बुआ तो साथ ही होती थी ना? गरिमा उसे घूरती हुई, वही तो, बुआ का आपको पता है ना, जब बोलना शुरू हो जाए तो बस सुनते ही रहो, और मुझ अकेली को झेलना पड़ता था सर। देवांश बाहर आसपास देखती हुई, ये सब तैयारी क्या हो रही है? गरिमा भी बाहर देखती हुई, वो आज पूरी कॉलोनी वाले जागरण करवा रहे हैं, बस वही सब है। याद नहीं, साल में एक बार करवाते ही है। देवांश कॉफी सिप लेते हुए, हाँ याद है, याद है। गरिमा बाहर जाते हुए, भाई मुझे कुछ देर पढ़ाई करनी है, कल टेस्ट है और कुछ ही देर में शोर होने लगेगा। गरिमा चली गई और देवांश अपनी खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया। कितना मिस कर रहा था वो ये सब। तभी सामने वाले घर में, उसके सामने के रूम में लाइट चली और धड़ाम से खिड़की भी खुली। पिछले 3 सालों में पहली बार उसने अंबिका के रूम की खिड़की खुली देखी थी। सामने अंबिका थी, अभी यूनिफॉर्म में ही थी, बस जैकेट उतार दी थी। खिड़की से बाहर आसपास देखकर उसने गहरी सांस ली। तभी हल्की सी बाहर बारिश होने लगी। एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। अंबिका ने स्माइल करते हुए आंखें बंद की और खिड़की से चेहरा हल्के से बाहर निकाल लिया। वो बहुत ही सुकून में लग रही थी। देवांश एक टक उसे देख रहा था और हाथ में पकड़ी कॉफी ठंडी हो रही थी। देवांश ने अपने रूम की लाइट बंद कर दी और कॉफी साइड में रख अंबिका को खिड़की से टिक कर देखने लगा, जो अब हल्के हल्के बारिश में भीग रही थी। देवांश मन में, अब भी वैसी ही है जैसी ही पहले थी, पहले भी बारिश में यही करती थी, पर है पूरी नक चढ़ी। अब भी मुझे चंपू ही कहा, और आज तक मुझे इसके गुस्से की, इसकी नफरत की वजह नहीं पता चली, न घर वालों की, चलो बड़ों का मान भी लिया, पर इसे बचपन से ही मुझसे प्रॉब्लम रही है। और जो जो इसने मेरे साथ किया, इससे ज्यादा मुझे गुस्सा और नफरत होने चाहिए। गुस्सा तो हूं ही मैं, पर नफरत नहीं कर पाया इससे, पता नहीं क्यों। देवांश अंबिका के देखते रहा, जो अब भी चेहरा बाहर के गीली हो रही थी।
तभी अंबिका की माँ की आवाज आई तो जल्दी से कपड़े निकाल कर बाथरूम में चली गई। देवांश वहीं खड़ा रहा और साथ काम करने के बारे में सोचता रहा। देवांश, साथ कैसे काम करेंगे, बट देश के लिए करना होगा और जहां तक हो सके मैं लड़ने से परहेज करूंगा। तब तक अंबिका फिर से कपड़े बदलकर खिड़की पर आ गई थी और अंबर भी साथ में था, जो उसके जख्म पर माँ के कहने पर हल्दी तेल लगाने आया था। माँ सबके लिए पकौड़े बनाने लगी थी। अंबिका ने सफेद स्लीवलेस टॉप पहना था और साथ में नेवी ब्लू कैप थी। बालों का जूड़ा किया था। वो कभी भी अपने बाल नहीं खोलती थी, या तो पोनी या जूड़ा बस, पर कभी खुले नहीं छोड़े। देवांश अपने कमरे में हल्की सी बाहर की रोशनी में खड़ा था और उसे ध्यान से देख रहा था। अंबिका अंबर को गुस्से से, यार अंबर, रहने दो ना, हमसे ना होगा, बहुत जलन होती है यार, और ये हल्दी वाला दूध भी बहुत ही कड़वा होता है यार। अंबर प्यार से, दी, मम्मा ने कहा है, प्लीज आप जब ये सब कर लोगी ना तो उनकी आपको लेकर फिक्र कम हो जाएगी। आपको पता है वो कल से ही बहुत परेशान थी। आपको कितने बार कॉल भी किया, बट आपने जवाब ही नहीं दिया। अब भी आपके लिए इस बारिश के मौसम में पकौड़े बनाने लग गई और मुझे ये ड्यूटी दी है, प्लीज दी। अंबर ने अंबिका को प्यार से देखा तो अंबिका ने सर हिला दिया और पट्टी खोलने लगी। उसके कंधे के पास बाजू में गोली छू कर निकल गई थी। बस घाव रह गया था तो अंबर ध्यान से उस पर हल्दी तेल लगाने लगा। फिर उसे अंबर ने किसी तरह दूध भी पिलाया। बहुत मुंह बना रही थी वो। देवांश सब देख रहा था। दोनों के घरों में बस एक छोटी गली का ही फासला था, तो एक दूसरे को बिल्कुल सही तरीके से देख सुन सकते थे। देवांश धीरे से, पागल है पूरी, एनकाउंटर किया तो किया पर खुद को ही। देवांश ने सर हिला दिया, फिर बेड पर जाकर लेट गया। अंबर भी अंबिका को दूध पिलाने के बाद चला गया तो अंबिका खिड़की से टिक कर खड़ी हो गई। तभी सामने देवांश के कमरे की खिड़की देखी, जो खुली थी, पर अंदर रूम में अंधेरा था। अंबिका गहरी सांस लेकर, इस चंपू के साथ काम कैसे करेंगे, वैसे भी इसका चेहरा देखकर ही गुस्सा आ जाता है। काम पता नहीं कैसे करेंगे, पर करना तो होगा ही। बस घर वालों से छुप कर ही, अगर पापा को पता चल गया तो हम तो गए। वैसे वो भी इसी परेशानी में होगा, आखिर उसकी भी तो सेम प्रॉब्लम है। तब तक कविता जी उसके लिए पकौड़े और चाय लेकर आ गई और साथ में बैठकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगी और उसका जख्म देखने लगी। अंबिका खाते भी, मम्मा बारिश हो रही है तो बाहर ये सब क्या तैयारी चल रही थी। कविता जी, वो जागरण है आज रात, जो हर साल होता है वो, और बारिश कम ही है, इतनी नहीं है। पंडाल लग चुका है, बस माता रानी सब कुछ सही से करवा दे। तुझे पता है तू बहुत ही शुभ मौके पर आई है, तेरे लिए कपड़े निकाल रही हूँ, रात को वही पहनेगी। अंबिका, पर मम्मा। कप्ता जी बीच में, इतने साल बाद आई है, हर इच्छा पूरी करूंगी मैं, चुप रह तू। पता है मेरा कितना मन करता था तेरे लिए सुबह का नाश्ता बनाऊं, कपड़े निकालूं, पर तूने इन 3 सालों में मौका ही नहीं दिया। मुझे अपने पास बुला लेती थी पर घर नहीं आती थी। अंबिका कहती, ओके मम्मा, आप जैसा चाहो वैसा ही करो, आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी मैं। कप्ता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, फिर माथा चूमा और चली गई। अंबिका चाय लेकर खिड़की पर आ गई। बारिश रुक गई थी पर मौसम बहुत अच्छा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। देवांश थोड़ी देर बाद उठा, फिर अपनी गिटार ली और खिड़की के पास लगे काउच पर बैठ गया और बजाने लगा। अंबिका ने गिटार की धुन सुनी तो सिर हिला दिया। अंबिका चाय का सिप लेते हुए, हो गया शुरू, बड़ा आया रॉक स्टार। पर अंबिका ने ना ही खिड़की बंद की और ना ही वहां से हटी। देवांश की गिटार की धुन आराम से सुनती रही। रात को उसे कप्ता जी के निकाले हुए कपड़े ही पहनने पड़े और सबके साथ वो जागरण के लिए चल पड़ी। जैसे ही बाहर निकले तो सामने देवांश और उसका परिवार भी निकल रहा था। सबने एक दूसरे को देखा, या यूं कहो कि पूरे गुस्से से नफरत से घूरा, फिर अपने अपने परिवार के साथ चल पड़ी। सबसे ज्यादा गुस्सा नफरत जतिन जी और रंजीत जी के चेहरे पर थी। अंबिका सबसे पीछे चल रही थी अंबर के साथ। उसने आज डार्क ग्रीन स्लीवलेस लॉन्ग लेंथ कुर्ता पहना था और साथ में क्रीम कलर का प्लाजो, साथ में नेट का क्रीम कलर का दुपट्टा। बालों की ऊंची पौनी बनाई थी पर चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, ना ही कानों में कुछ। देवांश भी गरिमा के साथ पीछे चल रहा था। उसने कनखियों से अंबिका को देखा, जिसने अंबर के गले में बाह डाली और आराम से लड़कों की तरह चल रही थी। बिना वर्दी के भी उसका अलग ही रुतबा लगता था। गरिमा ने देवांश से कुछ कहा तो उससे बात करने लगा। अंबिका ने उसकी तरफ देखा, फिर मुंह बनाकर चल पड़ी। दोनों परिवार पंडाल में गए और माता रानी के आगे माथा टेक कर अलग अलग लाइन में बैठ गए, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने।
देवांश की बुआ जी ने अंबिका को देखा तो धीरे से उससे बोली, देव पुत्र, तेरे बचपन का प्यार सामने बैठा है। देवांश चिढ़ गया और बोला, क्या बुआ, आपको पता है ना मुझे वो। बुआ हंसते हुए बीच में, बिल्कुल नहीं पसंद, जानती हूँ, पर सोनी है कुड़ी, जैसे भी है। देवांश ने मुंह बना लिया तो बुआ हल्के से हंसी। हमेशा से वो देवांश को छेड़ती थी और देवांश चिढ़ जाता था। गरिमा ने अंबर को देखा जो कब से उसे ही घूर रहा था, तो उनसे उसे मुक्का दिखाया तो अंबर ने जीभ निकाल उसे दिखा दी, फिर सामने देखने लगा। कॉलोनी की औरतें अंबिका को देखकर और उसकी चोट देखकर बोलने लगी आपस में। पहली औरत, अरे ये तो कविता की बेटी है ना, पूरी 3 साल बाद दिखी है, घर तो आती ही नहीं है। दूसरी, अरे पुलिस वाली है, खबर नहीं देखी कैसे मार धाड़ करती है। तीसरी, हाँ पर लड़कियों को शोभा नहीं देता है ऐसा काम, लड़कों को ही सही है। वो सविता का बेटा देवांश वो सही है, इस काम में लड़के ही सही है। पहली, हाँ ऊपर से रोज गुंडों से पाला पड़ता है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो लड़की जात है। दूसरी, हाँ पर पता नहीं अपने आप को लड़कों के बराबर समझती है। तीसरी, चलो हमें क्या, जो मर्जी करे। ये सब दोनों परिवार ही सुन रहे थे। जतिन जी को गुस्सा आ गया पर कविता जी ने चुप रहने को कहा। रंजीत जी को भी बात गलत लगी, पर उनकी अकड़ ने और गुस्से नफरत ने उन्हें रोक लिया। पर वो भी गरिमा को अंबिका जैसा बनते ही देखना चाहते हैं दिल से। अगर ये नफरत की दीवार ना होती तो शायद आज वो बोल पड़ते। उन्हें जतिन जी पर और गुस्सा आ रहा था कि वो चुप है। उधर कविता जी ने जतिन जी को तो रोक लिया था, पर अंबिका का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अंबर ने उसे पकड़ रखा था। देवांश और गरिमा को भी वो बातें गलत लगी, पर सत्ता जी मन से खुश थी अंबिका की बुराई सुनकर, और चंचल बुआ किसी सोच में गुम थी। तभी माता रानी की भेंट शुरू हुई। ऐसा सबका ध्यान उस ओर चला गया। सुबह तड़के जब भोग पड़ा और आरती के बाद प्रसाद लेकर सब जाने लगे तो अंबिका ने माइक पकड़ लिया और बोली, ओए कॉलोनी वालों, माता रानी की पूजा तो कर ली, पर अब इस कन्या की बात भी सुनकर जाओ, जिसे आप सब माता रानी का रूप कहते हैं, बस नवरात्रि में ही। बाद में किसी को याद ही नहीं रहता है कि ये वही लड़की है जिसकी हमने पूजा करी थी। उसी के पैरों तले रौंद देते हो या बर्बाद होते देखते रहते हो। सब हैरानी से अंबिका को देख रहे थे। अंबिका सबको देखकर हल्का सा हंसी, फिर बोली, ये जागरण, ये पूजा क्यों करी आप लोगों ने? माता रानी को अपनी भक्ति दिखाने के लिए? पर हम लड़कियां भी तो उन्हीं का रूप होती हैं। हर औरत के अंदर दुर्गा माँ और काली माँ होती है, और हम तो ज्यादा ही अलग हैं। हमारे अंदर तो माँ अंबिका ही होती है और बाकी सारी देवियां भी। वहां की सेक्रेटरी आया और उससे बोला, ये सब क्या है बेटा, क्या बात है? अंबिका आराम से, अंकल कुछ बात करनी है सबसे, तो प्लीज। वो चुप हो गए तो अंबिका ने बोलना शुरू किया। अंबिका उन औरतों को देखकर, रात को कुछ लोगों ने कुछ टिप्पणियां की मुझ पर, चलो मुझे छोड़ो, एक तरफ से सभी लड़कियों पर, और हैरानी की बात यह है कि वो भी औरतें ही थी। आप सब बताओ मुझे, मैं एसपी अंबिका चौहान कुछ गलत कर रही हूँ कि आपकी इज्जत पर बात आए, कि आपकी कॉलोनी की लड़की ये सही नहीं है? सब बोले, नहीं बेटा, हमें तो तुम पर गर्व है कि तुम हमारे मोहल्ले से हो, तुम तो लड़कियों के लिए आइडियल हो। अंबिका मुस्कुराती फिर बोली, पर कुछ लोगों को तो लगता है कि ये काम लड़कियों का नहीं है, ये कर हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, और भी बहुत कुछ। आप सब में से कुछ ने सुना होगा रात को कि क्या बातें हो रही थी। हम कभी भी लोगों की या उनकी बातों की नहीं पड़ी, बट आप सोच बहुत गलत है। ये जो चोट लगी है ना, ये हमारे काम का हिस्सा है, और हम तो चाहते हैं कि सब लड़कियों को हम जैसा होना चाहिए, कि सब हमारे पास आने से डरें। आपको पता है, गुंडे हमारा नाम सुनकर कांपते हैं जहां जहां हमें ड्यूटी की है। ये हम अपनी बहादुरी नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि एक लड़की ये सब कर सकती है, और लड़कों की बराबरी ही नहीं, उनसे आगे भी निकल रही हैं। तो प्लीज आगे से अगर ये बेतुकी बातें फिर से मेरे कान में पड़ी तो माँ कसम थाने ले जा करके वो सेवा करेंगी कि खुद सब बोलेंगी कि क्या लड़की है। लास्ट लाइन अंबिका ने इतना सीरियस कही कि उन औरतों को पसीना आ गया। अंबिका ने देवांश को देखा जो हल्का सा मुस्कुरा रहा था, और उसकी इसी मुस्कुराहट से वो बचपन से चिढ़ती थी। अंबिका फिर से बोली, तो अब एसपी अंबिका और एसपी देवांश बराबर है या नहीं?
अंबिका ने उन औरतों को देखा तो उन औरतों ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अंबिका ने हाथ जोड़े और माइक रख दी। उसके पापा जतिन जी उसकी ओर गर्व से देख रहे थे। सब लोगों की आंखों में उसके लिए सम्मान था। कप्ता जी और अंबर जी भी मुस्कुरा रहे थे। सब लोग अपने अपने घर चले गए। रंजीत जी भी घर आ गए सारे परिवार के साथ और सबको आराम करने का बोल दिया क्योंकि सुबह के 5 बजे ही थे। सब अपने कमरे में चले गए। रंजीत जी लेटे ही थे कि सप्ता जी जो साथ में थी बैठी थी बोली, उस लड़की को देखा आपने? कैसे बोलती है और अपने आप को हमारे बेटे के बराबर समझ रही है। हिम्मत कैसी हुई उसकी? रंजीत जी आंखें बंद के बोले, सो जाओ चुपचाप और ये सब बातें दोबारा मेरे सामने नहीं होनी चाहिए। सप्ता जी मुंह बनाकर सो गई। रंजीत जी के मन में अलग ही कुछ चल रहा था। उधर जतिन जी कप्ता जी से, मेरी बेटी ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उस रंजीत से भी ऊंचा हो गया मैं। भले ही उसका बेटा भी एसपी है पर मेरी बेटी एसपी है। कप्ता जी ने कुछ नहीं कहा, बस हमें सिर हिलाकर लेट गई। ठीक 8 बजे जतिन जी और रंजीत जी अपने ऑफिस निकले और उसके बाद अंबर गरिमा कॉलेज। फिर अंबिका और देवांश अपनी अपनी बुलेट पर निकले। हर कोई एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखता हुआ निकला। जहां अंबर और देवांश कुछ शांत रहे वहीं गरिमा ने अंबर को इतने गुस्से से घूरा कि उसे कच्चा ही खा जाएगी। वहीं अंबिका देवांश की वही हल्की स्माइल देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसे बहुत ज्यादा चिढ़ थी उसकी इस स्माइल से। दोनों कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और वहां से केस से रिलेटेड सारे एविडेंस लेकर जो उन्हें स्पेशल सेल दिया गया वहां चले गए। दोनों ने ही अपने अंडर एक एक काम करने वाले बंदे को रात को ही कॉल कर बुला लिया था और सुबह रिपोर्टिंग करने को कहा था। दोनों ही सिविल कपड़ों में ही थे और केस को पढ़ रहे थे। तभी दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। देवांश और अंबिका ने देखा तो एक लड़का घुंघराले बालों वाला, आंखों पर चश्मा लगाए और पीठ पर किट लादे खड़ा था। अंबिका उसे देखकर, भाई ये पुलिस स्टेशन है, कॉलेज नहीं, जहां मुंह उठाए और चले आए। उस लड़के ने अंबिका को घूरा, फिर आगे आकर अपना बैग टेबल पर रखा और फिर दोनों को सैल्यूट किया और बोला, मैं साइबर क्राइम यूनिट से आया हूँ। कमिश्नर सर ने मुझे आपके साथ आपकी हेल्प के लिए। वो लड़का बहुत ही गुस्से से अंबिका को देख रहा था तो देवांश से खींच कर कहा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या हेल्प करोगे तुम? अंबिका ने उन पर ध्यान न देकर आराम से बैठकर फाइल पढ़ना सही समझा। वो लड़का, जी वसीम खान। वो नाम बताने पर थोड़ा झिझक रहा था। ये बात देवांश ने नोट की। वसीम, सर ने मुझे कहा है कि जो जो लिंक आप लोगों को मिलेंगे उनकी लोकेशन, मोबाइल फ़ोन वगैरह ट्रैक करना है और कुछ अगर हैक करना हो तो वो भी, जैसा आप लोग कहेंगे। देवांश ने वसीम के बैठने का इशारा किया। रिलैक्स वसीम, तुम अब हमारी टीम में हो और ये जो जो आदमियों की इन्फो है इनके बारे में सब कुछ पता करो और इनके फ़ोन हैक करो। अंबिका फाइल देखते हुए ही, हाँ, और फ़ोन के साथ साथ इनकी सोशल मीडिया पर जो जो आईडी है वो भी, सब कुछ। अभी तक 3 बंदों का ही सही से पता चल पाया है तो इनको तो धरे। वसीम ने एक नज़र अंबिका को देखा जो अभी फाइल ही देख रही थी, फिर लैपटॉप पर लग गया। देवांश ने अंबिका को देखा, फिर गहरी सांस ली। तभी दरवाजा खुला और राजन अंदर आया और अंबिका को सैल्यूट किया। फिर देवांश को देखा तो अंबिका बोल पड़ी, एसपी देवांश और ये है इंस्पेक्टर राजन मिश्रा, हमारे अंडर यही काम करेंगे। राजन ने देवांश को सैल्यूट किया तो देवांश ने सर हिला दिया। तभी राजन दरवाजे के आगे ही खड़ा था कि धड़ाम से दरवाजा खुला तो राजन आगे की ओर गिरने लगा पर वसीम ने पकड़ लिया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जिसे देख देवांश ने सर हिला दिया। उसने आकर देवांश को सैल्यूट किया और जैसे ही अंबिका को देखा तो मुंह खोले देखती ही रह गई। देवांश ने सर पीट लिया। देवांश खड़े होकर उस लड़की के पास आया और उसे हिलाया और बोला, मंदिरा प्लीज केस पर ध्यान देना। फिर अंबिका को देखकर बोला, ये इंस्पेक्टर मंदिरा है और मंदिरा बीच में ही, अंबिका मैम। हाय मैम, मैं ना आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। फैन नहीं, कूलर, एसी, जो भी बोल लो। आपके काम करने की स्टाइल को तो देखकर मज़ा ही आ जाता है। राजन मुंह खोले मंदिरा को ही देख रहा था तो अंबिका के सामने चपड़ चपड़ की जा रही थी और अंबिका सर पर हाथ रखे मंदिरा को देख रही थी, कभी उसके पीछे खड़े देवांश को। देवांश ने मंदिरा को चुप करवाया और बोला, बाद में अपना अंबिका पुराण शुरू कर लेना, अब केस पर काम करना है।
एक दूसरे से सब इंट्रो कर लो। और अंबिका बीच में ही, और हम आज ही एक को ख़त्म करेंगे। देवांश सर हिलाते हुए, हाँ। और वसीम, जल्दी से सारी इन्फो निकालो और बताओ। वसीम कुछ देर तक लैपटॉप में पूरा घुस गया। वहीं राजन अंबिका के पास और मंदिरा देवांश के पास जाकर बैठ गई और केस के बारे में जानकारी लेने लगी। कुछ देर बाद वसीम ने लैपटॉप उनके आगे कर दिया। वसीम चश्मा ठीक करते हुए, सर, ये पहले सस्पेक्ट यहाँ पुरानी दिल्ली में एक पुराने मकान में कुछ 1 महीने पहले आकर रह रहा है। इसने अपना नाम हेमंत बताया और इसके पास आधार कार्ड और पासपोर्ट इसी नाम से है। मैंने रिकॉर्ड चेक किए पर सब कुछ 2 महीने पहले ही बनवाया है, तो ये सब सही नहीं है। और ये अकेला रहता है, ऊपर से हर किसी से ज़्यादा ही घुल मिल रहा है। और इसकी नई दुकान है चाय की। अंबिका, कुछ और जो काम का हो वो बताओ। वसीम ने अंबिका को देखा, फिर बोला, ये हर देर रात को इंटरनेशनल कॉल करता है पर हैक नहीं हो पाती ये कॉल, और जगह भी स्वैप होती है। यह आतंकवादी ही है मैम, ये पक्का है, क्योंकि 2 महीने पहले का कोई इसका नाम पता नहीं था। और मैंने इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड से फ़ोटो चेक किए पर कुछ हाथ नहीं लगा। देवांश कुछ सोचते हुए, हाथ लगेगा भी नहीं, पर इसकी फ़ोटो को इंटरनेशनल आतंकवादी जितने भी हैं उनसे स्कैन करो और फिर इसका लिंक भी पता करो किस ऑर्गेनाइजेशन से है। वसीम ने सर हिलाया और लैपटॉप लिया। अंबिका, तो मिश्रा जी, तनिक पता लगाइए जाकर कैसी चाय बनाता है ये और कैसी दुकान है। राजन समझ गया और सिर हिलाकर जाने लगा तो देवांश बोला, मंदिरा भी जाएगी, जाओ तुम दोनों। और हाँ, ध्यान से। दोनों बाहर चले गए। अंबिका ने देवांश को घूरा और बोली, यकीन नहीं क्या राजन पर, जो अपने बंदे को साथे भेजा। देवांश ने हल्की सी स्माइल की और बोला, तुम्हारा पता नहीं, पर मुझे एक टीम की तरह काम करना है तो साथ में रहना जरूरी है। रही बात मंदिरा के जाने की, तो वो इन कामों में एक्सपर्ट है, वो राजन की हेल्प ही करेगी, एक से भले तो। सुना तो होगा ना। वसीम दोनों की बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था। ये लोग बात कर रहे थे या ताने दे रहे हैं या लड़ रहे हैं। वो फिर से काम में लग गया। अंबिका ने सर पकड़ा और धीरे से बोली, बस 1 कप चाय चाहिए अब तो। देवांश बाहर चला गया और कुछ देर बाद अंदर एक प्यून आकर चाय देकर चला गया। अंबिका को और वसीम को, दोनों को ही चाय की याद आ रही थी। अंबिका ने वसीम के पास आकर बैठ गई और बोली, तुम लगते तो 21-22 साल के हो, यहाँ कैसे? वसीम अपना चश्मा ठीक करते हुए, मैं पहले से ही इन सब में बहुत तेज था और 1-2 बार पुलिस की मदद की, तो फिर कमिश्नर सर ने मुझे ट्रेनिंग के लिए पूछा और फिर मैं 1 साल से यहीं हूँ। अंबिका आराम से, तो हमें देखकर गुस्सा क्यों आया तुम्हें? वसीम ने कुछ नहीं कहा, बस लैपटॉप पर लग गया। अंबिका खड़ी हुई और उसके बालों को बिखेर कर बोली, हमारा भाई भी तुम्हारा जैसे है बिल्कुल, बस चश्मा नहीं लगाता। फिर मुस्कुराकर चाय की चुस्की लेने लगी और वसीम हैरानी से उसे देखने लगा, फिर सर हिलाकर लैपटॉप में लग गया। देवांश दरवाजे पे खड़ा होकर ये सब देख रहा था, फिर आकर वसीम के पास बैठ गया और अपनी कॉफ़ी पीने लगा, साथ में लैपटॉप पर उसके साथ कुछ डिस्कस करने लगा। अंबिका ने राजन को मैसेज किया, फिर आकर बाकी सस्पेक्ट को देखने लगी, फिर एकदम से बोली, मुझे कुछ काम है तो मैं होकर आती हूँ अभी। वो जल्दी से निकल गई। देवांश देखता रहा, फिर वो फाइल उठाकर देखी तो समझ गया और वसीम से बोला, वसीम, मेरा और अंबिका का फ़ोन भी ट्रैक करते रहना, मैं अभी आया। देवांश इतना बोलकर जल्दी से निकल गया। अंबिका बाहर निकलकर अपनी बाइक पर बैठी और चली गई। देवांश ने भी बाहर आते ही उसके पीछे अपनी बाइक लगा दी। देवांश का बुलेट साउंड प्रूफ था। उधर राजन मंदिरा के साथ उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक जगह खड़ा था। वो दोनों जब से आए थे चुप थे, तो मंदिरा से रहा नहीं गया, तो वो बोली, तुम कब से अंबिका मैम के साथ काम कर रही हो? राजन, 7-8 महीने हो ही गए हैं लगभग। मंदिरा खुशी से, वाह यार, कितना मज़ा आता होगा ना मैम के साथ काम करने का, पूरी फिल्म वाली फीलिंग आती होगी। राजन मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ, कभी हॉरर फिल्म की फीलिंग आती है तो कभी एक्शन। मंदिरा, मतलब? राजन, मार कुटाई पर एक्शन और उसके बाद उन लोगों का हालत देख हॉरर। मंदिरा ये सुन हंस पड़ी। राजन, आप भी सर साहब के साथ कितने ही वक्त से काम कर रही होंगी, तभी आपको भी ये केस के लिए बुलाया है? मंदिरा चाय की दुकान की ओर देखकर, हाँ, देव सर के साथ तो साल से ऊपर हो ही गया है, पर मज़ा आता है। सर तो कम मारपीट के ही बस अपने रौद्र रूप ही दिखा देते हैं, सब बक देते हैं।
राजन भी हल्का सा हंसा और आराम से अपनी ही भाषा में बोला, पर सर साहब लगते नहीं कि ऐसन है, बहुत ही ठंडे स्वभाव के लागत हैं। मंदिरा ने राजन को देखा, फिर बोली, यार मुझे भी ये लैंग्वेज सीखनी है, कितने कूल लगते हो तुम बोलते हुए। राजन, आप पहले ही हैं जिसने ये कहा, नहीं तो सब गंवार की समझे हैं बड़े शहरों में तो। मंदिरा, अरे ऐसे कैसे, इंस्पेक्टर हो तुम भी, कोई कुछ कहे तो मुंह नोच लेना। राजन ने सर हिलाया और सामने देखा तो एक आदमी दुकान से छुपते छुपाते निकल रहा था। वो बहुत ध्यान से आसपास देखता, फिर दुकान वाले का इशारा पाते ही निकल गया। राजन, मैं इसके पीछे जाता हूँ, तुम यहाँ नजर रखो। मंदिरा ने सर हिला दिया और राजन निकल गया। अंबिका एक मंदिर के सामने आकर रुकी और फिर आसपास देखने लगी। तभी उसके सामने किसी ने एक स्टॉल कर दिया तो अंबिका ने देखा कि देवांश खड़ा था। देवांश उसे लेने का इशारा करता हुआ, जल्दबाजी में अक्सर हम गलती कर देते हैं सर, और मुंह ढको अपना और चलो। इतना बोल वो आगे चला गया। अंबिका ने वो स्टॉल सर पर लिया और उसके पीछे चलने लगी। देवांश ने भी सर पर रुमाल बांध दिया था। दोनों मंदिर के अंदर गए और आसपास देखने लगे। देवांश की नजर सामने पड़ी तो वो धीरे से अंबिका से बोला, वो रहा सामने पंडित जी सर को प्रसाद दे रहे थे। सब अंबिका सर हिलाते हुए, बहुत दिमाग लगाकर ये जगह चुनी है। देवांश आगे जाते हुए, दिमाग को कम गर्म रखना। अंबिका ने उसे घूरा और आगे चली गई। दोनों ने जाकर माथा टेका और फिर प्रसाद लेने लगे। देवांश पंडित जी से, पंडित जी, पहले वाले पंडित जी कहाँ हैं? वो हड़बड़ा गया और बोला, जी वो अपने गांव गए हैं, उन्हें कुछ जरूरी काम था। ओ, पर हमने एक पूजा करवानी थी, बात हुई थी उनसे, पर अब क्या करें? अंबिका, तो ये है ना, ये भी तो पंडित ही है, तो इनसे करवा लेते हैं पूजा, क्यों? देवांश, हाँ ये सही है, तो पंडित जी बात करें पूजा के बारे में। पंडित आसपास देखते हुए, हाँ तो शाम को बात करते हैं, मंदिर के पीछे घर है मेरा। अंबिका, तो अभी ही करते हैं बात। देवांश बीच में ही, जी ठीक है, हम शाम को बात करते हैं। देवांश अंबिका को खींच कर ले गया और कुछ दूर जाकर धीरे से उसके कान में बोला, कोई और भी साथ है उसके, तो कुछ देर नजर रखना। सही है। अंबिका ने देवांश को घूर कर देखा तो देवांश ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? अंबिका उससे खींचकर, हाथ छोड़ो मेरा और दूर रहकर बात करो। देवांश ने उसे गुस्से से देखा और हाथ झटक दिया और बोला, कोई भी शौक नहीं है मुझे, और कंट्रोल करो खुद पर। दोनों मंदिर से निकलकर कुछ ही दूर तक चले। फिर जब लगा कि आसपास कम लोग हैं तो दोनों वहां से खिसक गए और एक ऐसी जगह पर जा बैठे जहां पर दोनों ही पंडित की हर गतिविधि देख सके। राजन उस आदमी का पीछा कर रहा था और उसे शक भी होने दिया। मंदिरा उस दुकान वाले पर नजर रख रही थी। शाम को देवांश अंबिका के साथ मंदिर में पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी दोनों को लेकर मंदिर के पीछे अपने घर लेकर गए और दोनों को अंदर ले जाकर के बैठा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। पंडित जी, तो बताइए कौन सी पूजा करवानी है? देवांश उसे देखते हुए, वही पूजा जो सब सही कर दे, बाकी नाम तो आपको पता होगा ही, हमें कहाँ याद रहता है। पंडित हल्का सा हंसा और बोला, जी जी बताता हूँ बताता हूँ। पंडित उठा और फिर एकदम से बोला, मार दो दोनों को और यहीं गाड़ दो, जैसे पहले पंडित को ठिकाने लगाया है। कुछ आदमी अचानक से आकर दोनों को घेर कर खड़े हो गए। ये देखकर अंबिका अपने सर पर उंगली फेरने लगी और देवांश ने अपनी घड़ी निकालकर जेब में रख ली। अंबिका ये देखकर, बिल्कुल ना बदला तू, ट्रेनिंग में भी यही करता था, या जब अचानक से फाइट होती तब भी घड़ी निकालता था? देवांश मुस्कुरा दिया और बोला, याद है तुम्हें? तो फिर वही सब हो जाए, देखते हैं कौन कितनों पर भारी पड़ता है। अंबिका ने हाँ में सिर हिला दिया। बाकी लोग दोनों की बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। पंडित चीखते हुए, जल्दी खत्म करो, बाहर इनकी माता रानी की भेंट लगाकर आया हूँ। पांचों आदमी उनकी ओर बढ़ने लगे। अंबिका और देवांश ने एक दूसरे को देखा, फिर उन लोगों को। मंदिरा राजन को फोन कर रही थी। शाम हो गई थी और उसका कुछ पता न था। तभी पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो मंदिरा पीछे देखकर हैरान रह गई। देवांश ने उन लोगों को आगे आते देखा, फिर बोला, अभी टीम वर्क, नो कंपटीशन। अंबिका ने उसे देखा तो देवांश ने सिर हिला दिया। देवांश ने अपना हाथ आगे किया तो अंबिका ने उसका हाथ पकड़ा, फिर देवांश ने उसे अपनी ओर खींचा तो अंबिका ने जल्दी से दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए और पूरा वेट उस पर डालकर जंप किया। अपनी दोनों लात हवा उठाकर पीछे आते दोनों बंदों के पेट पर मारा तो वो मुंह के बल गिर गए।
देवांश ने अंबिका को जल्दी से अलग किया और पीछे आते दो आदमियों के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। फिर एक की गर्दन पकड़कर अपना घुटना उसके पेट पर मार दिया। फिर एक आदमी उठा और अंबिका को पीछे से पकड़ लिया तो अंबिका ने सामने पड़ी कांच की बोतल उसके सर पर फोड़ दी। देवांश ने तब तक पांचवें आदमी का गला घुमाकर एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। जो आदमी पंडित बना था वो बाहर भागने लगा तो अंबिका ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी और उसकी पकड़ इतनी थी कि उस आदमी को सांस भी आना बंद हो रही थी। तब तक देवांश ने आकर उसके सर पर गन मारी तो वो बेहोश हो गया। अंबिका देवांश को घूरकर जान से मारना था। देवांश ना में सर हिलाते हुए, ना, एरोगेंट करना है। अंबिका बीच में ही, फिर तो जिसने यहाँ इनकी दिल्ली तक आने में मदद की है वो इसे भी जल्द से छुड़वा लेगा। तुम डरते हो तो मैं एनकाउंटर अपने सर पर ले लूँगी। देवांश गुस्से से, जस्ट शट अप। पहले पूरी बात सुनो। हम किसी को नहीं बताएंगे कि यह हमारे पास है, इसे अलग से रखेंगे। गॉट दैट? अंबिका हैरानी से, तुम भी इल्लीगल काम करते हो? देवांश उस पंडित को उठाते हुए, हाँ, 3 साल तक सिस्टम में रहकर काम करना आ गया है और पता है कि यहाँ क्या होता है और किस तरह से क्या हैंडल करना है। अंबिका ने सर हिला दिया। दोनों ने पंडित को एक बोरी में डाला और देवांश ने उसे कंधे पर लाद लिया। दोनों छुपते छुपाते वहाँ से निकल गए। फिर देवांश ने उसे बोरी को लेकर एक ऑटो में लेकर बैठना सही समझा और अंबिका को एक पता बताकर चला गया। अंबिका ने कुछ सामान लिया, फिर उस ओर चल पड़ी। एक पुरानी सी इमारत के सामने उसने बाइक रोकी, फिर आसपास देखकर अंदर चली गई। मंदिरा ने पीछे देखा तो राजन था। राजन, चलिए अभी यहाँ से चलते हैं, निकलना जरूरी है। मंदिरा ने हाँ में सिर हिलाया और चल पड़ी। मंदिरा ने गाड़ी में देखा तो वो आदमी बेहोशी की हालत में पीछे पड़ा था। मंदिरा राजन से, मार वार तो नहीं डाला क्या? राजन गाड़ी में बैठते हुए, नहीं, बस बेहोशी है। मंदिरा भी साथ में बैठ गई और दोनों वहाँ से निकल गए। अंबिका ने राजन को पता भेज दिया था। कुछ ही देर में सब लोग एक पुराने फ्लैट में थे। दोनों आतंकवादियों को बांध दिया था। अंबिका उनके पास जाने लगी ही थी कि देवांश को उनके आगे खड़ा था। उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंबिका जल्दी से वहाँ गई तो देवांश ने उसके हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाखून निकाल दिया था। फिर उसके पैर को अपने जूते से दबा रहा था। राजन हैरानी से, सर को देखकर लगता नहीं है कि वो ऐसे काम करते हैं। मंदिरा धीरे से, अभी तक तुमने उनकी 3rd डिग्री देखी कहाँ है? कहाँ आप जाओगे? अंबिका ने दूसरे को बालों से पकड़ा जो पहले ही डरा हुआ था। अंबिका उसे घूरते हुए, और कौन कौन है तुम लोगों के साथ? वो बस चिल्ला रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। दूसरा बड़बड़ाया, ये दर्द कुछ भी नहीं। तुम्हारा हिंदुस्तान तबाह होगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। दीवान से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा और उसके करीब चेहरे कर डाला। हमारे देश का तुम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश पर कुर्बान होने के लिए हम जैसे लाखों खड़े हैं, पर तुम लोग बस पीठ पीछे ही वार करते हो। देवांश ने उसके मुंह पर फिर ये जोरदार चांटा मारा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। अंबिका ने दूसरे का एक हाथ जोर से पकड़ा। वो चिल्लाने लगा पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंबिका ने उसका हाथ तोड़ दिया था। फिर अपने लाए हुए लिफाफे से कुछ निकाला, फिर उन लोगों के जख्मे पर लगा दिया तो वो और ज़्यादा चिल्लाने लगे। वो नमक था। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गए। अंबिका राजन से, मिश्रा जी, रात को तुम यहीं रुक जाओगे? राजन ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी मंदिरा भी बोली, मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। कोई कुछ बोलता पहले ही देवांश बोल पड़ा, हाँ ठीक है, तुम सामने वाले फ्लैट में रुक जाओ। ये फ्लैट ज़्यादातर खाली ही रहता है और मेरे दोस्त का है। अंबिका और देवांश बाहर आ गए। अंबिका ने अपनी बाइक की चाबी देवांश को दी। दोनों की बाइक सेम थी, कोई फ़र्क नहीं था, और अंबिका ने राजन से जीप की चाबी ले ली थी और जीप में बैठ गई। देवांश ने बाइक स्टार्ट की ही थी कि अंबिका ने अचानक से आकर चाबी निकाल ली और बोली, तुमने मंदिरा को यहाँ रुकने को बोला? वो अकेली लड़की है, यकीन है तुम्हें राजन पर या ये 2 आतंकवादी? देवांश बीच में उसे टोककर, वो अकेली ही काफ़ी है इन सब के लिए, अगर कुछ हुआ तो। बट राजन पर भरोसा है, क्योंकि अगर वो सही ना होता तो तुम भी उसे इतने बड़े मिशन में इंक्लूड नहीं करती। अंबिका ने देवांश को देखा तो देवांश हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर अंबिका के सर पर हल्का सा मारकर चला गया। अंबिका ने गुस्से से पैर जमीन पे मारा और जीप में घर की ओर चल पड़ी। घर जाकर जीप खड़ी ही की थी कि सामने से देवांश अपने घर से बाहर निकला। अंबिका ने उसे घूरा तो देवांश फिर से हल्की सी मुस्कान के आगे बढ़ गया। अंबिका अपने घर गई, ऐसे सीधे कमरे में चली गई।
उसने पहले सावर लिया, फिर माँ को चाय का कहकर खिड़की खोलकर बाहर खड़ी हो गई। कविता जी चाय लेकर आई और उसके साथ बैठ गई। कविता जी ने अंबिका को देखा, फिर बोली, तू आज लाल किले के पास ही कुछ दूर पर जो मंदिर है वहाँ क्या कर रही थी? अंबिका ने ये सुना तो चाय पीते पीते खांसने लगी। कविता जी ध्यान से देख रही थी। अंबिका ने बात बनाते हुए कहा, वो तो केस के लिए उस ओर गए थे, तो सोचा आपके भगवान से भी बात कर लें, क्या पता मदद कर दें। कविता जी सामने देवांश के रूम की ओर देखते हुए, वो तो ठीक है, पर देवांश भी साथ में ही था ना? अंबिका का तो बुरा हाल था। अंबिका कुछ सोचकर, हाँ उस चंपू को भी काम होगा, फिर वो भी मंदिर आ गया होगा, हमें क्या, पर हम थे अलग अलग। कविता जी कुछ नहीं कही, बस मुस्कुराहट के साथ उसका सर सहलाए पे चली गई। अंबिका ने चैन की सांस ली। उधर देवांश अपनी बुआ और गर्मा गिरी दही भल्ले की चाट लेकर आया और तीनों उसके रूम में मिलकर खा रहे थे। सप्ताह जो ये सब पसंद नहीं था। गर्मा ने बुआ को इशारा किया तो चंचल बुआ बोली, देवपुत्र आजकल बड़े मंदिर वगैरह जा रहे हो, क्या बात है? देवांश आराम से खाते हुए, कौन से मंदिर बुआ? चंचल बुआ, वही जिसमें आज गए थे अंबिका के साथ। देवांश खाते खाते रुक गया, फिर बोला, क्या बुआ, मैं अकेला ही गया था, किसी काम से उस ओर गया तो मंदिर में चला गया, अब वो वहाँ थी या नहीं मुझे नहीं पता। चंचल बुआ आराम से, हाँ हाँ ये भी हो सकता है। फिर गरिमा और चंचल बुआ जाने लगी। फिर देवांश के पास आकर बोले, आगे से ध्यान से जाना जहाँ जाना है, इस बार तो मैं और गरिमा थे, अगली बार भाई साहब या भाभी हुए तो तू गया। देवांश कुछ बोलता उससे पहले ही वो चली गई। देवांश ने गहरी सांस ली, फिर बोला, बुआ भी ना, पर सच ही है, अगर पापा या माँ ने देखा होता तो। पापा का पता नहीं, पर माँ तो बहुत हंगामा करती, बच कर काम करना होगा, एक केस ही अलग सा है, ऊपर से घर वालों की टेंशन। देवांश प्लेट लेकर खिड़की पर खड़ा हो गया और खाने लगा। तभी सामने देखा तो अंबिका भी चाय पी रही थी। उसने देवांश को देखा तो देवांश ने इशारे से अपनी प्लेट आगे की और खाने को पूछा तो अंबिका ने मुंह बनाकर मना किया और चाय दिखाई। देवांश के दिमाग में अचानक कुछ आया और अंबिका को फ़ोन लगा दिया। तो अंबिका ने सामने उसे घूरते हुए फ़ोन उठाया और बोली, क्या है बे? देवांश हंसकर, कमाल है तुम, मतलब सब लोग हेलो बोलते हो और तुम क्या है बे? वाह, गुंडी ही बन गई हो। अंबिका चिढ़ते हुए, काम बताओ, कॉल क्यों किया है? देवांश टेंशन में, यार राजन और मंदिरा के लिए खाना वगैरह। अंबिका आराम से बोली, हम मार्केट से ले आए थे तभी ही, पहले ही सोच लिया था कि राजन वहीं रहेगा और मंदिरा को भी वो खिला देगा। देवांश रिलैक्स होकर, फिर ठीक है, मुझे तो टेंशन हो गई थी मंदिरा की, वो भूखी नहीं रह सकती है। अंबिका खिड़की से उसे घूरते हुए, बड़ी फिक्र है उसकी, क्या बात है, पसंद तो नहीं आ गई? देवांश अब गुस्से से, बच्ची है वो, इसलिए बस, पर तुम तो बस यही सब सोचा करो, हमेशा से ये सब ही तुम्हारे दिमाग में चलता है। कॉलेज में भी तुम्हारे कारण मुझे पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत होना पड़ा था, बाद में तुम्हारे बस सॉरी बोलने से मेरी इज्जत तो वापस नहीं आई ना। पहली पूरी बात पता कर लिया करो फिर बोलो। अंबिका चिढ़ते हुए, कितने साल हो गए इस बात को, तुम अभी भी वहीं अटके हो? अगर अटके भी हो तो अटके रहो, मुझे क्या। देवांश ने आंखें बंद की और बोला, तुम नहीं समझ सकती किसी के जज्बात, क्योंकि तुम तो पत्थर हो। अंबिका ने गुस्से में फोन कट कर दिया और देवांश ने भी गुस्से से खिड़की बंद कर ली। रात को अंबिका ने भी अनमनी ढंग से खाना खाया और रूम में आकर लेट गई, पर उसे देवांश की बातें याद आ रही थी। वो टहलने के लिए छत पर चली गई। देवांश ने भी रात को खाना नहीं खाया और बहाना बनाकर रूम में आ गया। फिर गिटार उठाकर छत पर चला गया और वहीं पर रेलिंग से लग कर गिटार बजाने लगा। अंबिका ने उसे देखा तो वहीं पर ही अपनी छत पर बैठ गई। देवांश आज गा भी रहा था और उसकी आवाज़ में बहुत उदासी थी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नज़रें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुना न जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना, खत्म बस आज ये बहसत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अंबिका जहाँ पर बैठी थी वहाँ से देवांश को साफ देख पा रही थी और उसकी आंखों की नमी को भी। देवांश ने गाना बंद किया, फिर वहीं पर आंखें बंद कर बहती हवा को महसूस करने लगा। देवांश की आंखों के सामने अंबिका का चेहरा आ गया जब उसने आज उसके सर पर स्टॉल रखा था
और वो उसे हैरानी से मुंह खोलकर देख रही थी। वो मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, आज भी वैसे ही चेहरा बनाती हो तुम। अंबिका बस एक टक देवांश को देख रही थी। नफरत तो वो करती थी उसे बचपन से ही, पर कभी देवांश की ओर से उसे ऐसा नहीं लगा। वो कैसी भी सिचुएशन हो बस मुस्कुरा देता है, इसलिए वह उसकी मुस्कान से भी चिढ़ने लगी थी। देवांश को भी आज तक समझ नहीं आया था कि क्यों अंबिका उससे इतनी नफरत करती है। दोनों एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में पढ़ते थे, और तो और सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग भी साथ में ही की थी एकेडमी में। अंबिका को वो दिन याद आया जिसके बाद उसे भी देवांश का गुस्सा दिखाई देने लगा, और गलती भी अंबिका की थी। दोनों का लास्ट ईयर था कॉलेज में और फेयरवेल पार्टी थी। देवांश बहुत ही चुपचाप अपने में रहने वाला लड़का था, और अंबिका की वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, और कभी किसी को कुछ नहीं कहा था, बस अपने से मतलब। पर उस दिन अंबिका के मस्ती में कहने पर उसकी ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी गई थी, और उसके बाद वो हुआ जिससे देवांश का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। अंबिका को वो दिन याद आ गया जब देवांश की ड्रिंक स्पाइक की थी। देवांश ने वो ड्रिंक पी ली, पर फिर भी वो शांत था, बस मुस्कुरा रहा था। अंबिका अपनी मस्ती में थी जब उसे उसके दोस्त ने बताया कि देवांश अपने होश में नहीं है। आज तक देवांश किसी भी लड़की के करीब रह गया था, तो अंबिका ने अपनी एक दोस्त को बोलकर उसके और देवांश के बहुत ही क्लोज कर फोटो लिए। देवांश का सर घूम रहा था तो वो वहीं बेहोश हो गया। क्लास का एक लड़का उसे अपने साथ हॉस्टल में ले गया। अगले दिन देवांश उठा तो उसे सब पता चला, बट फोटो वाला कांड नहीं। वो रेडी होकर सबसे पहले घर को निकल गया और सबसे जाकर कल रात के लिए बहाना बनाया कि रात को देर होने के कारण दोस्त के साथ ही रुक गया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था तो वो सीधा रूम में जाकर सो गया। अगले दिन कॉलेज गया तो उसकी दुनिया ही बदल गई थी। हर तरफ उसके और उस लड़की के चर्चे थे, और उन दोनों की फोटो के पोस्टर भी लगे थे। हद तो तब हो गई जब वो लड़की ने आकर उस पर ये इल्जाम लगा दिया कि वो उसके कारण प्रेग्नेंट है। सब हक्के बक्के रह गए। देवांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे पता चला कि ये सब अंबिका ने किया था, और ये लड़की उसकी दोस्त है। उस दिन अंबिका भी कॉलेज नहीं आई थी। देवांश को सब लोग बुरा भला कहने लगे और उस लड़की को अपनाने के लिए बोलने लगे। देवांश को उस दिन सबने बहुत बेइज्जत किया, और यहाँ तक कि अगर उस लड़की को नहीं अपनाया तो वो उस पर पुलिस केस कर देंगे। देवांश डर गया था क्योंकि उसके पापा का सपना था उसे आईपीएस बनते देखना, पर अगर उस पर कोई केस दर्ज होता है तो वो ये सपना पूरा ना कर पाता। थके कदमों से वो घर आया और अपने कमरे में चला गया। अंबिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। आज तक वो जो करती आ रही थी वो बर्दाश्त कर लेता था, पर अब हद हो गई थी। अगले दिन वो सोचकर वो कॉलेज गया तो सामने से वो लड़की आई और सबके सामने उससे माफ़ी मांगने लगी। लड़की गिड़गिड़ाते हुए, आई एम रियली सॉरी, कल ही मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने डिच कर दिया था, और तुम्हारे साथ मैं अपने फ़ोटो को मैंने गलत यूज़ किया क्योंकि तुम भी विच लगते हो, और मेरे झांसे में आ जाओगे और मेरे बच्चे को भी नाम मिल जाएगा। देवांश ने ये सब हैरानी से देख रहा था, तो वो तो आज सोच कर आया था कि वो हार नहीं मानेगा और उस लड़की को झूठा साबित करेगा, पर वो पहले ही मान गई। सब कॉलेज वाले उसे हिराकत से देखने लगे। तभी अंबिका आई और देवांश के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, आई नो, इस बार हमारी गलती है, सॉरी फॉर दैट। और हमें सच में नहीं पता था कि ये लड़की ये सब बोल देगी। हमने तो बस तुम्हारी टल्ली होने की ही फोटो मज़े में लेने को कहा था, बट हमें सच में नहीं पता था ये सब होगा। आज जैसे ही पता चला हमने सबको सच बता दिया और इससे उगलवा दिया। देवांश ने एक नज़र अंबिका को देखा, फिर चला गया। कुछ नहीं बोला वो। बस उस दिन से शांत रहने वाला देवांश कहीं छुप सा गया था, और एक कॉन्फिडेंस से बना देवांश सबके सामने था। चेहरे से ही अलग सा रुआब झलकता था, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई उसका मजाक भी बनाए। अंबिका से उसने एक शब्द तक नहीं कहा, ना ही उससे कोई बात करी। अंबिका अपने ख्यालों से बाहर आई तो देवांश सामने नहीं था। वो भी नीचे चली गई। जैसे ही कमरे में आकर बेड पर बैठी तो अचानक से देवांश के रूम की खिड़की खुली और देखने लगी, जो आज बंद थी। अंबिका को पता था कि वो आज उदास हूँ। अंबिका बड़बड़ाते हुए, हम क्यों सोच रहे हैं, भाड़ में जाए वो, पता नहीं अकड़ किस बात की है।
वहाँ पुलिस एकेडमी में भी ऐसा ही करता था, सबसे बात करता, हंसता भी, और हमें दूर से देखकर ही चुप हो जाता था या रास्ता बदल लेता। पर हमें क्या, करे जो करना है। अंबिका सोने की कोशिश करने लगी। उधर देवांश भी ये सब सोच रहा था। देवांश सर झटक कर, ये सब गुजर गया है, नहीं सोचना मुझे ये सब। वो भी सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन दोनों अलग अलग घर से निकल गए और उसी जगह गए जहाँ पर मंदिरा और राजन थे। देवांश ने बेल बजाई तो राजन ने दरवाजा खोला। दोनों अंदर आए और देवांश ने एक टिफिन टेबल पर रख दिया और बोला, इसमें खाना है, तुम दोनों खा लो। तभी अंबिका ने भी एक टिफिन बॉक्स टेबल पर रखा और बोली, इसमें भी खाना ही है, खाओ तुम दोनों। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों का ही टिफिन खोल लिया। एक में आलू के पराठे थे, साथ में दही और आम का अचार, और दूसरे में आलू पूड़ी और हलवा था। राजन हैरानी से, ओ बेटे, इतना खाना? कप्तान साहब और सर साहब, हम 2 जन ही हैं, इतना काहे ले आए? अंबिका कुर्सी पर बैठते हुए, काहे की? हमको थोड़े ना पता था ये जनाब भी खाना लेते आ रहे हैं, पता होता तो ना लेकर आते। देवांश ने कुछ नहीं कहा, बस राजन से बोला, मैं अभी आया। इतना बोलो वहां से चला गया। राजन पीछे घूमता तो मंदिरा आलू के पराठों पर टूट चुकी थी और अंबिका भी हलवे को घूर रही थी। राजन ने हलवा उसके आगे कर दिया और खुद आलू पूड़ी खाने लगा। अंबिका ने एक बार दरवाजे पे देखा, फिर सर हिलाकर हलवा खाने लगी, क्योंकि हलवा देवांश लेकर आया था। कुछ ही देर बाद देवांश जल्दी से आया और बोला, तुम दोनों ने रात को उन दोनों के साथ क्या किया? उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? मंदिरा खाते हुए, सर, वो दोनों रात में भागने की कोशिश कर रहे थे और हम दोनों की नींद भी खराब की। मुझे गुस्सा आ गया तो। देवान सर पर हाथ रखकर, मंदिरा, राजन, तुम तो समझदार हो, इसे रोका क्यों नहीं? राजन बोलने लगा, पर अंबिका बोल पड़ी, काहे इतना शोर मचा रहे हो? आतंकवादी ही है, सालों को तो मरना ही है। देवांश खींचकर, अरे वो चाहे मरे या जिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर अभी इंट्रोगेट कैसे करें? दोनों बेहोश पड़े हैं। पानी की बाल्टी डाल दी पर होश नहीं आया, ऊपर से दोनों के हाथ पांव टूट चुके हैं। होश में आ भी गए तो चिल्लाएंगे, अब तो मैंने ही मार दिया। सब हैरानी से उसे देखने लगे तो अंबिका बोली, सही किए हो, हम भी यही करते। देवा, हाँ, अब तो 2 गए और बाकियों की बारी है। अंबिका जल्दी से, ये खाना निपटा कर सेल चलते हैं, आगे वसीम ही सब बताएगा कि अगला बंदा कौन है। सब खाना जल्दी से खाने लगे। देवांश ने देखा कि अंबिका बहुत मजे से हलवा खा रही थी तो हल्का सा मुस्कुराया और नीचे चला गया। कुछ ही देर में सब वसीम के सामने थे और वसीम कल से वहां पर लैपटॉप पर लगा था और सामने 7 चाय के कप थे। अंबिका सबसे, तुम लोग काम देखो, मैं अभी आई। उसके जाने के बाद देवांश वसीम के साथ बैठा और बोला, घर क्यों नहीं गया? वसीम आराम से, सर, मैं जाने ही वाला था 6 बजे के, तब तक ये चाय वाले के फ़ोन पर इंटरनेशनल कॉल आई, पर लोकेशन नहीं ट्रैक हो रही थी, स्वैप हो रही थी, पर मैंने कॉल रिकॉर्ड की, पर समझ कुछ नहीं आया। वो लोग कोड वर्ड में बात करते हैं, बहुत ही अजीब सी। और फिर वो चाय की दुकान वाला हेमंत वहां से पुरानी दिल्ली की एक पुराने से बाजार गया। उसके फ़ोन के जरिए उसकी लोकेशन देख रहा था, तो इसी में रात के 2 बज गए तो यहीं सो गया। देवान, तो कुछ खाया पिया या नहीं? बस रात से ही ऐसे ही है। वसीम, सुबह उठा तो चाय पीकर लग गया, फिर अब अपने मुल्क को बचाने के लिए ये एक रात को जागना तो कुछ भी नहीं है। लोग तो चैटिंग करने के लिए पूरी रात जाग सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? सब ये सुनकर मुस्कुरा दिए। तभी अंबिका अंदर आई और वसीम के पास दूसरी ओर जाकर बैठ गई और एक छोटा हॉट केस आगे किया और फ्लास्क भी टेबल पर रख दी। अंबिका सबसे, माँ ने सुबह हमें पकोड़े भी बनाकर दिए थे और साथ में चाय भी, तो तुम दोनों ने छक लिया खाना। ये सब अब वसीम का। वैसे भी आज हमारे भाई का जन्मदिन है, तो वसीम, तुम हमारे भाई जैसे ही। अंबिका के चेहरे पर बहुत ही स्नेह था। वसीम मना करने ही वाला था कि देवांश ने जल्दी से हॉटकेस खोलकर उसके मुंह में पकोड़ा डाल दिया। वसीम ने खाया, फिर खुद से ही उठकर खाने लगा और चाय पीने लगा। सबके चेहरे पर स्माइल थी। तभी मंदिरा बोली, सर, कल आप जिस जगह से उस नकली पंडित को पकड़ कर लेकर आए, वहां जाकर भी चेक करना चाहिए। राजन, हाँ सर, हम ये नकली चाय वाले हेमंत को देखते हैं, आप वहां पर जाकर देख लो। देवांश को बुआ की बात याद आ गई और अंबिका को अपनी माँ की।
दोनों एक साथ बोली, चाय वाले के पीछे हम जाएंगे। बाकी तीनों उन्हें देखने लगे तो देवांश बोला, वो हम वहां जाएंगे और तुम दोनों जाकर उसके कमरे की और हो सके तो मंदिर की ही पूरी चेकिंग कर लो। देवांश जल्दी से वहां से निकल गया और अंबिका भी जल्दी से उसके पीछे चली गई। मंदिरा के बैठे हुए वसीम के कंधे पर अपनी बाजू रखी और बोली, कुछ तो गड़बड़ है, दोनों आज अलग सा बिहेव कर रहे हैं, है ना छोटू? वसीम ने अपना चश्मा सही किया और बोला, मुझे पता नहीं। फिर पकोड़े खाते हुए लैपटॉप पर लग गया और देवांश को कल की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। राजन बोला, मंदिरा जी हम भी चले? मंदिरा ने एक पकोड़ा उठाया और मुंह में डाला और दूसरा हाथ में लेकर बाहर चली गई। राजन ने वसीम का कंधा थपथपाया और बाहर चला गया। देवांश और अंबिका दोनों बाहर खड़े थे तो देवांश पहले बोला, साथ में चलेंगे पर भेष बदल कर, मैं कोई स्यापा नहीं चाहता। अंबिका जल्दी से, हाँ हाँ ठीक है, हम जंजीर फिल्म के अमिताभ बच्चन बनेंगे। देवांश ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रख पहले ऊपर देखा, फिर बोला, तुम बचपन से ही ऐसी हो या अब हुई हुई हो? अंबिका उसे घूरकर, मतलब? देवांश ने आगे बढ़कर जीप स्टार्ट की और बोला, चलो रास्ते में मतलब बताता हूँ। अंबिका उसे घूरते हुए बैठ गई। देवांश ने जीप सड़क पर दौड़ा दी, फिर बोला, भेष बदलने का मतलब है कि बस पुलिस वालों जैसे नहीं लगना है, फिल्मी लुक नहीं करना है, नहीं तो जिसे शक हुआ भी नहीं उसे भी होगा। फिर देवांश ने एक खाली जगह पे जीप रोकी और बोला, वसीम ने रिकॉर्डिंग सेंड की है, वो सुनते हैं। देवांश ने वो रिकॉर्डिंग चला दी। पहला आदमी, जनाब सब सही है, चाय बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो इकट्ठा हो रहा है। दूसरा, हमें खबर है बस चाय पत्ती रह गई है, वो भी तुम तक आ जाएगी। पहला, जनाब हमें लगता है कोई 1-2 दिन से हम पर नजर रखा है, कल हम अपने सभी कप प्लेट से मिलेंगे। दूसरा, हाँ, और सबको ठीक से रखो, संभाल कर, हमें कल सबकी खैरियत के बारे में इत्तला कर देना। पहला, जी जनाब। कॉल कट गई और देवांश अंबिका हंसने लगे। देवांश जीप स्टार्ट करते हुए, सीरियसली ये ऐसे कोड वर्ड यूज करते हैं? अंबिका हंसते हुए चुप होकर बोली, कल वो सबसे मिलेगा, उससे पहले आज रात को उसे ही पकड़ना होगा। देवांश हाँ में सिर हिलाकर, और लगता है यहाँ सबको कमांड वही दे रहा है, तो उससे बाकियों तक पहुंच जाएंगे। दोनों उसकी दुकान की ओर निकल गए अपनी लुक चेंज कर, पर किसी ने दोनों की एक साथ आराम से बात करके देख लिया था और गुस्से से उसकी लाल आंखें हो गई थी। इस बात से बेखबर दोनों ही जीप एक जगह रोक कर पैदल ही निकल ली। अंबिका ने सलवार सूट पहन रखा था और देवांश ने सिंपल सी चेक प्रिंट की शर्ट और पैंट, पैरों में दोनों की पुरानी चप्पल थी जो उन्होंने जबरदस्ती किसी से ली थी। दोनों हेमंत की दुकान पर गए और जहां 2 टेबल लगे थे बैठने को वहीं बैठ गए और देवांश ने जाकर 2 चाय का ऑर्डर दे दिया। दुकान में काम करने वाला लड़का दोनों के लिए चाय लेकर आया और रख गया। दोपहर का समय था और कोरोना के कारण दुकान में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। दोनों की नज़र सब कुछ नोट कर रही थी। तभी हेमंत दिखाई दिया जो किसी से बाहर खड़ा होकर बात कर रहा था। दिखने से कोई बोल नहीं सकता था कि वो आतंकवादी है। अंबिका देवांश से धीरे से फुसफुसाकर बोली, पहले तो ये गलत है कि कोरोना की गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहा है, सिटिंग रखी है इसने। देवांश उसे घूरकर धीरे से, हमारे लिए सही है, बस किसी चीज को ऐसे ही हाथ मत लगाना। फिर वो कुछ देर में अंदर आया और काउंटर पर बैठ गया, फिर आसपास देखने लगा। अंबिका ने सर पर दुपट्टा लिया था और मुंह भी ढक रखा था कोरोना के बहाने। देवांश ने भी मास्क पहना था, पर दोनों की चाय ऐसी ही पड़ी थी। हेमंत की नज़र दोनों पर पड़ी, फिर कुछ देर के लिए वो देखता रहा, फिर काम करने वाले से कुछ पूछा। वो अपनी जगह से उठकर दोनों के पास आ रहा था। दोनों हेमंत को पास आता महसूस कर रहे थे पर मजे से बैठे थे। वो दोनों के पास आया और उनको देखा, फिर चेहरे पर नकली चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, माफ कीजिए भाई साहब, बहन जी, यहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है, मेरे लड़के लोगों को पता नहीं था तो आपको बैठा दिया। देवांश उसे देखकर बोला, तो दुकान ही क्यों खोली है? चाय की दुकान है तो क्या चाय की होम डिलीवरी करते हो? हेमंत, जी। अब आप यहाँ से चलें। देवांश उठा और बोला, मैंने 2 कप चाय और मठरी का ऑर्डर दिया है, उसका क्या? हेमंत चिढ़ गया था पर फिर बोला, आपको मिल जाएगा। अंबिका जो कब से उसे देख रही थी वो बोली, यहाँ अब चाय भी लिफाफे में मिलती है का?
कबो ऐसन कछु देखा सुना नहीं है। हेमंत, देखिए, जाइए आप यहाँ से, पैसे भी हमने अभी तक नहीं लिए, तो जाइए। अंबिका भी खड़ी हो गई और बोली, तो दुकान काहे खोली बे? देवांश अंबिका का हाथ पर दबाता है और फिर बोलता है, बस चलते हैं, भाड़ में जाए इसकी दुकान। देवांश वहां से अंबिका को ले गया। कुछ ही दूर पर दोनों ही गायब हो गए। हेमंत ने दुकान जल्दी से बंद की और अपने किराए के घर पर चला गया। फिर उसके पीछे से निकल गया और चलकर कहीं जाने लगा। कुछ ही देर में एक सुनसान इलाके में था और एक पुराने से बने घर के अंदर चला गया और वहां जाकर सबसे पहले सब खिड़की दरवाजे बंद किए और फिर अपने कपड़े बदल के मुंह छुपाकर कमरे से बाहर जैसे ही आया, सामने देवांश और अंबिका खड़े थे। उसने जल्दी से अपनी गन निकाली और दोनों पर गोली चलाने लगा और जल्दी से उसके दो आदमी भी आ गए जो दुकान पर काम करते थे। सब लोग उन लोगों पर फायर कर रहे थे। देवांश ने अंबिका को कवर किया और उसे गोली नहीं लगने दी। दोनों ही जल्दी से दीवार की ओट में छुप गए। अंबिका देवांश ने भी अपनी गन निकाल ली और दोनों को फायर करने लगे। वो भागने लगा तो देवांश चिल्लाया जोर से, अंबिका जस्ट कवर मी। इतना बोलकर वो उसका जवाब सुने बिना ही दीवार से बाहर निकलकर उसके पीछे दौड़ने लगा। दो आदमी उस पर गोली चला रहे थे पर अंबिका ने पीछे से उसे कवर किया था और उन दो आदमियों पर फायर कर रही थी और उन्हें मौका ही नहीं दे रही थी देवांश पर निशाना लगाने का। वो ऊपर छत पर चढ़ गया तो देवांश भी उसके पीछे चढ़ गया। देवांश ने उसके पैर पर गोली चला दी, फिर कंधे पर भी, तो उनकी जल्दी से अपने गले से जहर वाला कैप्सूल खाने लगा तो देवांश ने जल्दी से आकर उससे वो छीन ली। अंबिका ने उन दो लोगों को भी शूट कर दिया। मंदिरा और राजन सब जगह मंदिर में देख रहे थे। कमरे में कुछ नहीं मिला था। दोनों देखते देखते पीछे की ओर गए तो बस एक नीम का पेड़ था। दोनों आसपास देखने लगे। फिर राजन रुक गया एक जगह और बोला, यहाँ पर मिट्टी ऐसी लग रही जैसे इसे खोदा गया हो। दोनों मिलकर उसे खोदना शुरू करते हैं तो एक लिफाफा निकलता है, उसमें कुछ था। राजन ने खोला तो एक फोन था और छोटा सा बारूद था। राजन ने जल्दी से आसपास देखा और मंदिरा ये सब कलेक्ट करने लगी। राजन को कुछ ही दूरी पर कुछ और बॉम्ब बनाने का सामान मिला। दोनों वहां से हेडक्वार्टर निकल गए और देवांश को कॉल कर बताया तो देवांश ने वो बारूद और बॉम्ब का सामान डिस्ट्रॉय करने को कहा और फोन वसीम को देने को बोला। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स से कुछ दूर एक सुनसान पुराना खंडरनुमा जगह। हेमंत, नकली नाम, सामने कुर्सी पर बंधा हुआ था। तभी अंबिका एकदम से अंदर आई और सीधा उसे थप्पड़ मार दिया। फिर उसके सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। तभी देवांश अंदर आया और हेमंत के चेहरे को देखा जिसके मुंह से खून निकल रहा था। देवांश भी अंबिका की कुर्सी की आर्मरेस्ट पर बैठ गया और अपनी शर्ट की स्लीव कोहनी तक रोल करने लगा। अंबिका हैरानी से उसे देख रही थी। पहली बार वो उसके इतना करीब था। देवांश को भी भागम भाग में कुछ खरोच और चोट लग गई थी हाथ में, पर इस वक्त दोनों का पूरा फोकस उस आतंकवादी पर था। देवांश ने अपना ध्यान उस पर लगाया और बोला, अपने सारे कप प्लेट वगैरह सबका पता दे। हेमंत हंसने लगा, तुम लोग पूछोगे और मैं बोल दूंगा? बिल्कुल नहीं। देवांश बोला, किसने कहा कि हम पूछेंगे? देवांश उठा और उसके कंधे को जहां पर गोली लगी थी उसको दबा दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा पर देवांश और अंबिका दोनों ही हंस रहे थे, पर वो कुछ नहीं उगला। तो अब की बारी अंबिका उठी और अपनी बेल्ट खोली और दे दनादन उसकी पूरी शर्ट फट चुकी थी और पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी मंदिरा और राजन अंदर आए और देवांश को कुछ कहा। देवांश अंबिका के पास ही गया था कि वो आतंकवादी जिसे वो बेल्ट से मार रही थी वो बोल पड़ा, हाँ 8 लोग हैं दिल्ली की अलग इलाके में। हम 15 अगस्त को वही जगह विस्फोट करने वाले थे, लाल किले पर नहीं। ये उस जगह का पता है, पर इस दर्द से आजाद कर दो। इतना सुनते ही अंबिका पीछे हुई तो देवांश ने सीधा उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली चला दी तो वो वहीं ढेर हो गया। देवांश ने अपनी गन कमर के पीछे डाल ली और बोला, हो गया दर्द से हमेशा के लिए आजाद। अंबिका को कागज में पढ़ते हुए, आज रात को घर नहीं जा पाएंगे, ये सब जगह सुबह तक देखनी है। देवांश, वसीम के पास जाना होगा पहले, उसे कुछ पता चला है। चारों वहां से निकल गए। अंबिका और देवांश ने घर पर केस का बहाना बनाकर मैसेज कर दिया था, पर दोनों के घर में अलग ही माहौल बना था ये मैसेज देखकर, जिससे वो दोनों ही अनजान थे। सब वसीम के पास पहुंचे। अंबिका, क्या खबर है छोटे?
वसीम, जो फोन राजन सर को मंदिर से मिला उसमें से 2 कांटेक्ट मिले हैं। उनकी लोकेशन ट्रैक हो गई है और वो फोन भी बस रात को एक कॉल के लिए ही यूज होता है। देवांश बैठते हुए, क्या लोकेशन ट्रैक की है? वसीम, सर, पहाड़गंज और करोल बाग। राजन सोचते हुए, ओ बेटे, ये तो दोनों की जनसंख्या वाले इलाके चुने हैं। मंदिरा सोचते हुए, क्योंकि कोरोना के कारण सब अपने अपने घर पर ही होंगे और वहां पर ज्यादा लोगों की मौत होगी। अंबिका एक कागज को देखते हुए, बाकी के इलाके हैं जनपद मार्केट, सरोजनी नगर, दिल्ली हाट और सबसे आखिर में राष्ट्रपति भवन। सब चौंक गए। देवांश उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम ये कैसे बोल सकती हो? लास्ट प्लेस की लोकेशन तो लिखी ही नहीं है, ना उसने बताई थी। अंबिका, वो हमें लाल किले की ओर डाइवर्ट कर वहां अटैक करने वाले हैं, क्योंकि इस कागज पर वो सब मिटाया गया है। ये देखो, ये सब पेंसिल से लिखा था, तो इस जगह पर जहाँ लास्ट लोकेशन आनी थी वहां पर रब किया है। अंबिका ने पेंसिल ली और वहां पर चलाने लगी और कुछ ही देर में सबके सामने लोकेशन थी और उन लोगों की तस्वीर भी। देवांश, लेट्स बिगन, जस्ट डू इट गाइस। आज रात को सब कुछ खत्म करना होगा। परसों तक सब कुछ सही चाहिए, तो कल सुबह तक इन लोगों को खत्म करना होगा। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए कल सर से बात भी करनी है। मंदिरा, राजन एक साथ, यस सर। चारों ने अपनी अपनी गन ली और वसीम से ब्लूटूथ के जरिए सब कनेक्ट थे। चारों ही 2-2 टीम में थे। मंदिरा ने पहले ही बोल दिया था कि वो राजन के साथ जाएगी, तो अंबिका ने देवांश को देखा तो पहले ही बोल पड़ा, हाँ ठीक है चलो। सब बाहर आ गए और निकल गए। वसीम सबको एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था। देवांश और अंबिका पहले पहाड़गंज गए और उस जगह गए जहां पर वो आदमी रुका था। दोनों ही पाइप पर चढ़कर छत पर गए और वहां से देवांश उस आदमी को लेकर छत पर आया। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। अंबिका ने उसके घर की तलाशी ली और जो जो भी सामान मिला वो एक जगह रख रही थी। देवांश ने उससे उसका फोन लिया, फिर उसी जगह लेकर आया जहां पर अंबिका ने सब सामान रखा था। उसे उसी जगह पर खड़ा कर दिया। देवांश ने गन पर सिलेंसर लगाकर उसे शूट किया और फिर अंबिका ने उस सामान को आग लगा दी और जो बारूद वगैरह था वो साथ लेकर निकल गए और फिर एक नाले में फेंक दिया। राजन और मंदिरा ने भी अपना एक टारगेट खत्म कर दिया। अंबिका और देवांश अब दिल्ली हाट के लिए निकले और मंदिरा राजन के साथ करोल बाग निकल गई। इस बार अंबिका ने उस आदमी को सोते हुए सिलेंसर गन पर लगाकर मार दिया। फिर बाकी के इलाकों में जाकर भी सबने ऐसे ही छुप कर सब काम खत्म किया। सुबह के 4 बज रहे थे। देवांश सबसे, अब सब अपने अपने घर जाओ। मंदिरा, राजन, जहाँ रुके हो वहाँ मत जाना, मैं ये एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाओ और रिलैक्स होकर अब 10 बजे कमिश्नर सर के ऑफिस से मिलेंगे। वसीम, तुम भी घर जाओ, रात भर जगे रहे हो, रिलैक्स होकर ही आना। दोनों ही देवांश अंबिका को सैल्यूट कर निकल गए। वसीम भी अपना लैपटॉप समेट कर निकल गया। देवांश अंबिका अपने घर जाने को निकले तो देवांश ने आगे जाती अंबिका को आवाज़ लगाई, बोला, मुझे भी जीप में लिफ्ट दे दो, बाइक नहीं चलेगी, पैर में चोट लगी है। अंबिका ने नज़र देवांश की लात पर पड़ी तो उसकी पैंट से उस जगह खून निकल रहा था। अंबिका परेशान तो हो गई पर जताया नहीं और बोली, ये कैसे लगी? देवांश जाकर जीप में बैठ गया और बोला, रास्ते में बताता हूँ, चलो। अंबिका ने जीप स्टार्ट की और निकल गए। अंबिका देवांश की चोट को देखकर, बोलो भी, कैसे लगी? देवांश लापरवाही से, वो एक दीवार चढ़ते हुए शायद एक आध कील घुस गया है। अंबिका परेशान से, व्हाट? हॉस्पिटल चलते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा? पहले नहीं बोल सकते थे? इन्फेक्शन हो जाएगा, पागल। देवांश को दर्द तो बहुत हो रहा था पर अंबिका के इस तरह बोलने पर मुस्कुरा दिया और बोला, पहली बार तुमने मेरी परवाह की है तो तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ, चलो। ये सुनकर अंबिका झेप गई और जीप हॉस्पिटल की ओर मोड़ दी। अंबिका देवांश के सहारा देकर हॉस्पिटल गई और उसकी मरहम पट्टी करवाने लगी, पर दोनों को ड्रेसिंग रूम में बैठा दिया था पर डॉक्टर अभी तक नहीं आया था। तब तक अंबिका ने खुद ही उसके पैंट ऊपर की तो वहां पर एक कील घुसा था और बहुत खून बह गया था। देवांश के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, जो अंबिका को दिख रहा था। ऊपर से डॉक्टर नहीं आ रहा था कोई। कितनी बार बुला लिया था पर वो नहीं आया। कुछ देर बाद डॉक्टर आए जो शायद नींद से उठकर आए थे तो अंबिका उस पर चिल्ला पड़ी। अंबिका उसका कॉलर पकड़कर, तुम कहाँ थे? यहाँ पर पेशेंट की जान चली जाए या वो कितना दर्द में है, तुम लोगों को बस अपनी नींद पूरी करनी है, ये ड्यूटी कर रहे हो?
डॉक्टर, देखिए मैडम, आप क्या बोली जा रही हो, बकवासबाजी मत करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अंबिका चिल्लाते हुए, जल्दी से चोट देखो तुम, नहीं तो। डॉक्टर अकड़ गया और बोला, नहीं तो क्या। अंबिका ने गन निकाल ली और बोली, नहीं तो यहीं ठोक देंगे। डॉक्टर घबरा गया। देवांश को हंसी आ रही थी। वो जल्दी से देवांश का जख्म देखने लगे और फिर नर्स और वार्ड को भी बुलाया, कुछ सामान लाने को कहा, ऐसा कील निकाली। देवांश चिल्लाया तो नहीं, पर उसका चेहरा पूरा नीला पड़ गया था और दर्द के मारे आंखें बंद थी। अंबिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक हाथ उसकी पीठ पर रखकर सहला रही थी। कुछ ही देर में मलहम पट्टी हो गई। देवांश बहुत वीक लग रहा था। अंबिका ने दवाई ली और देवांश के साथ बाहर आई थी कि सामने पुलिस थी जो उस डॉक्टर ने बुलाई थी। किसी के कुछ बोलने से पहले ही देवांश ने झगड़े से बचने के लिए पहले ही अपनी आईडी दिखा दी और फिर अंबिका ने भी, तो पुलिस वालों ने उसे सैल्यूट किया। अंबिका ने डॉक्टर को देखा, फिर बोली, किसी भी वक्त इमरजेंसी हो सकती है तो नींद से बाहर रहो, अलग ड्यूटी पर हो तो। फिर दोनों बाहर आ गए। अंबिका ने देवांश को जीप पे बैठाया और दोनों घर की ओर चले पड़े। दोनों ही चुप थे। फिर देवांश सीट से सर लगाए अंबिका को देखकर बोला, मुझसे नफरत क्यों करती हूँ। अंबिका चौंक गई तो देवांश बोला, घर वालों के मन मुटाव को छोड़ दो, उनकी लड़ाई अकड़ नफरत भी छोड़ दो, बस अपना बताओ क्यों। अंबिका ने देवांश को देखा तो बहुत ही गहरी आंखों से उसे देख रहा था। अंबिका ने गहरी सांस ली और जीप चलाते हुए ही, हम बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, पर पापा ने टीवी देखना तक बंद करवा दिया क्योंकि तुम्हारे नंबर हमसे ज़्यादा आते थे और अंकल से कंपटीशन करने के लिए हमें तुमसे कंपटीशन करने को कहने लगे। फिर जब हमारे और तुम्हारे मार्क्स 10th बोर्ड में सेम आए तो भी हम पर चिल्लाए, हम तुमसे चिढ़ते थे। फिर आगे तुम्हारे चूज किए गए सब्जेक्ट ही हमें रखवाए। हमारा सपना हमसे छीन गया सिर्फ तुम्हारे कारण, तो बस तुमसे नफरत करने लगे। फिर हर काम में तुमसे आगे आने की ठान ली, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या ट्रेनिंग का कोई छोटा सा ही कंपटीशन। पर अब लगता है कि तुम्हारी भी क्या गलती। पापा और अंकल की लड़ाई ने हमसे हमारे सपने छीने थे, ना कि तुमने। देवांश ने अंबिका का हाथ पकड़ा तो अंबिका ने उसे देखा। देवांश को गिल्ट फील हो रहा था तो वो बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से। अंबिका बीच में, हमने कहा था ना कि तुम्हारी गलती नहीं है, तो बस अब गिल्ट फील मत करो। तब तक दोनों अपनी कॉलोनी पहुंच चुके थे। जैसे ही घर के सामने जीप रुकी तभी दोनों घर के दरवाजे खुले और पूरे परिवार वाले सामने आ गए। दोनों को कुछ समझ नहीं आया, पर दोनों के ही पापा उनको घूर रहे थे। अंबिका और देवांश ने एक दूसरे को देखा, फिर शांत रहने का इशारा किया। अंबिका जीप से उतरी और देवांश की मदद करने लगी उतरने में। तब तक सप्ता जी आगे आई और अंबिका को साइड में धकेलते हुए देवांश को पकड़ लिया। सप्ता जी परेशानी में, देवपुत्र, ये सब क्या है, क्या हुआ, तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा था। देवांश, मम्मी मैं ठीक हूँ। देवांश आगे बढ़ा पर जग की वजह से फिर से लड़खड़ा गया तो अंबिका ने जल्दी से पीछे पीठ पर हाथ रखा और उसे सहारा दिया। पर तब तक अंबिका से पापा जतिन जी आगे आए और अंबिका को खींचकर जोर से बोले, क्या चल रहा है ये, आप तो गुरूर हैं हमारा, तो इस लड़के के साथ क्या कर रही थी आप। अंबिका को गुस्सा आ गया। एक तो पूरी रात दोनों अपना मिशन पूरा करने में लगे थे और अब घर आकर ये सब। देवांश ने अंबिका को देखा तो फिर शांत रहने का इशारा किया। अंबिका ने किसी तरह अपने आप को शांत किया और बोली, पापा हम घर जाकर बात करते हैं। तभी सत्ता जी बोल पड़ी, पता नहीं मेरे बेटे पर क्या जादू टोना कर दिया होगा, हे भगवान, ये लड़की ही मनहूस है। कप्ता जी के भी गुस्सा आ गया। वो क्यों अपनी बेटी के लिए चुप रहती, वो भी बोल पड़ी, ये सब आप करते होंगे, हम नहीं, और हमारी बेटी हमारा गुरूर है, अनाप शनाप कुछ भी मत बोलिए। सप्ता जी गुस्से में आ गई और देवांश को छोड़ कप्ता जी के सामने खड़ी हो गई। अंबिका ने जल्दी से देवांश को पकड़ा और फिर गरिमा और अंबर भी उन दोनों के पास आ गए और साथ में चंचल बुआ भी। सप्ता जी और कप्ता जी दोनों लड़ने लगी, पर मुंह की लड़ाई। उधर रंजीत जी और जतिन जी अपनी अपनी पत्नी को रोकने की बजाय साथ देने लगे पड़े। देवांश जीप से टिककर बुआ से, चंचल बुआ, क्या है ये सब, हो क्या रहा है, इतनी सुबह सब जाग क्यों रहे थे। बुआ धीरे से, देवपुत्र, कल भाई साहब ने तुम्हें और अंबिका को एक साथ किसी मॉल में देख लिया था।
फिर साथ जाते जीप में भी। ऊपर से तुम लोग वर्दी में नहीं थे। और यही सब अंबिका के पापा ने भी देख लिया, क्योंकि उनके ऑफिस से छोटी सी पार्टी उसी मॉल के कैफे में थी। अंबर धीरे से, दी, ऊपर से आपका मैसेज कि आप आज घर नहीं आओगे, तो सबने बहुत कुछ सोच लिया। देवांश अंबिका का दिमाग घूम गया ये सब सुनकर। कहाँ वो अपने देश के लिए और आम जनता के लिए आए खतरे को खत्म कर रहे थे, और कहाँ ये घर वाले उन दोनों के लिए खतरा बन बैठे थे। ऊपर से उनके माँ पापा की लड़ाई की आवाज सुन पूरी कॉलोनी जाग गई और लोग अपने घर से बाहर आकर तमाशा देखने लगे। ये देखकर अंबिका का गुस्सा और बढ़ गया। वो अपने माँ पापा के पास गई और चुप करवाने लगी, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। देवांश भी किसी तरह अपने माँ पापा के पास आकर दोनों को चुप करवा रहा था, पर कोई नहीं रुका। तभी अंबिका जोर से चिल्लाई, बस बहुत हो गया, चुप। चारों चुप हो गए। अंबिका ने आसपास लोगों को देखा तो गुस्से में अपने अंदाज में बोली, यहाँ काहे मेला लगा रखे हो? अभी के भी घर में नहीं घुसे तो सीधा लॉकअप में घुसा देंगे। जाओ अंदर, आ जाते हैं तमाशा देखने फ्री में, जाओ। सब जल्दी से अपने अपने कमरों में चले गए। अंबिका ने अब दोनों परिवारों को देखा, फिर बोली, एक जगह बैठकर बात करें। जतिन जी गुस्से से, हमारे घर चलते हैं, मैं इसके घर कदम नहीं रखूंगा। रंजीत जी जल्दी से, तो मैं कौन सा तुम्हारे घर पैर रखने के लिए मचल रहा हूँ? मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे घर ही चलो। जतिन जी, मेरे घर पर ही मीटिंग होगी। रंजीत जी, नहीं, मेरे घर पर। दोनों फिर से झगड़ने लगे। इस बार देवांश जोर से बोला, शट अप बोथ ऑफ यू। सामने पार्क में चलिए, बच्चों की तरह ड्रामा लगा रखा है। देवांश गुस्से से लड़खड़ाता हुआ आगे जाने लगा तो अंबिका भी उसके साथ उसे सहारा दे चलने लगी। गरिमा और अंबर चंचल बुआ के साथ दोनों के साथ चल दिए। बाकी बच्चे चार गुस्से, नफरत, अकड़ से भरे लोग तो एक दूसरे की ओर मुंह बनाते हुए चल दिए। अंबिका ने देवांश को एक बेंच पर बैठाया और साथ में बैठ गई। अंबर गरिमा दोनों के पास ही खड़े थे। बुआ भी पास वाले बेंच पर बैठ गई। दोनों के माता पिता आए तो देवांश पहले ही बोल पड़ा, चुपचाप बैठ जाइए और हम दोनों की बात सुनिए पहले। फिर चारों बैठ गए। अंबर धीरे से बोला, सही यदि देवांश सर, ऐसे ही इन्हें भी डांटा करो जैसे पूरा दिन ये हम बच्चों को डांटते हैं। गरिमा की हंसी निकल गई, पर किसी तरह वो चुप रही। अंबिका बोली, तो आप लोगन को का लागत है कि हमरा इसके साथ कुछ चलवल रहा है? क्या कहते हैं उस वर्ड में, याद नहीं आ रहा है बे। देवांश धीरे से, अफेयर, और ठीक से बोलो। अंबिका चारों को घूर कर, अब हम तो अहिसन ही बोलेंगे। इन लोगन की वजह से हमारा दिमाग घूम गया, तो कछु इनका भी घुमाए। हाँ तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, अफेयर। अरे भाई कैसा अफेयर? बचपन से दोनों को जानी दुश्मन बनाकर बताकर पाला है, तो अफेयर कैसे हो गया? कमाल करते हो आप सब भी। देवांश उन लोगों को घूर कर, हम यहाँ एक केस के लिए आए थे जिसमें हमें साथ काम करने के ऑर्डर मिले थे। अब सरकार को या कमिश्नर सर को नहीं पता था कि आप लोगों की लड़ाई, तो हमें साथ काम दे दिया जिसे हम मना भी नहीं कर सकते थे। अंबिका कुछ शांत होगा, और हम घर पर बताते तो आप लोग हमें परेशान कर देते, तो नहीं बताया। आराम से काम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, पर आप लोगों का शांति नहीं पसंद, तभी सुबह सुबह ही अशांति फैला दी। बहुत ही हिंसावादी लोग हैं आप। चंचल बुआ की और अंबर गरिमा की हंसी निकल गई, और देवांश मुस्कुराहट के साथ अंबिका को देखने लगा। फिर बोला, रात को ही हमें कुछ लीड मिली हमारे केस में, तो हमें वो सब सॉल्व करना था, तो इसलिए नहीं आए रात को। और सुबह जब आ रहे थे तो रात को चोट लग गई थी काम पर, तो हॉस्पिटल चले गए। अंबिका सबको घूर कर बोली, और जब सही सलामत घर पर आए कि चैन की नींद लेंगे, फिर सुबह 10 बजे फिर से रिपोर्ट करना था, पर आप लोगों ने हमें और ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया, दिमाग के सारे पुर्जे हिला डाले। देवांश भी थोड़ा खींच कर, यार आप लोगों को अपने बच्चों पर यकीन नहीं है, और चलो मान लो हाँ दोस्ती हो गई मेरी अंबिका से, तो क्या परेशानी है? हम दोनों को आगे भी कई जगह साथ में काम करना पड़ेगा, तो आप लोगों की ये जिद झगड़े के कारण हम दोनों को परेशानी होगी। आज से आप सबके सामने मैं अंबिका से दोस्ती करता हूँ, वो मेरी दोस्त है, हम साथ काम कर रहे हैं और साथ में ही आएंगे जाएंगे।
अंबिका ने मुस्कुराहट के साथ देवांश को देखा, जो बहुत ही एग्रेसिव होकर बोल रहा था। फिर अंबिका ने भी देवांश की हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ, आपसे किसी को भी अगर कोई सवाल करना हो तो पहले वो हम दोनों को अपनी ये दुश्मनी, ये झगड़े की वजह बताएगा, जिससे आप सब टालते रहते हैं। देवांश ने भी सर हिलाकर बोला, सही बात है, पहला तो वजह बताइए इस नफरत की, इस जिद की। जब से होश संभाला यही सब देख रहे हैं। दोनों के माँ बाप चुपचाप दोनों को देख कर ही घर की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद गरिमा और अंबर ने देवांश को सहारा देकर उठाया और घर की ओर चल पड़े। अंबिका भी चंचल बुआ के साथ चल रही थी। बुआ ने घर के सामने जाकर प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, मुझे पता था कि तू और देव ये सब खत्म कर देंगे, और शुरुआत आज कर दी है तुम दोनों ने। बड़ी सोनी है तू। मैं बता तो नहीं सकती कि क्या बात थी, क्योंकि वादा किया है भाई साहब से, पर तुम लोग पता कर ही लेना। अंबिका मुस्कुरा दी। देवांश ने अंबर को अंदर आने को कहा तो अंबर ने मना कर दिया। अंबर, टेक केयर सर, चलता हूँ। देवांश मुस्कुराकर, तुम भी मुझे भाई ही कहो अंबर। अंबर हंसकर, ओके भाई, बाय बाय। गरिमा ने भी पहली बार अंबर की ओर देखकर मुस्कुराया और बाय बोली। देवांश किसी तरह अपने रूम में आया और बेड पर लेटते ही नींद के आगोश में चला गया। अंबिका का भी यही हाल था। दोनों करीब 9 बजे उठे अलार्म की आवाज़ से और रेडी होकर नीचे आए तो सभी हॉल में थे। देवांश ने किसी से भी बात नहीं की और गरिमा को नाश्ता देने को कहा, फिर चुपचाप नाश्ता करने लगा। अंबिका भी चुपचाप नाश्ता कर रही थी, पर किसी ने कोई बात नहीं कही। अंबिका ने नाश्ता करके सबके सामने देवांश को कॉल किया और बोली, देवांश, तुम मेरे साथ जीप में ही जाओगे, चोट अभी गहरी है। देवांश भी बोला, हाँ अंबिका, तुम जीप स्टार्ट करो, मैं आ गया। दोनों के घर वाले सुन रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। देवांश बाहर निकला तो अंबिका जीप लेकर खड़ी थी। दोनों वहां से सीधा कमिश्नर के पास गए और सब कुछ बता दिया। देवांश, सर, राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी एक बार चेक कर लीजिए। और कमिश्नर बीच में ही, रॉ को इन्फो मिल चुकी है और उन्होंने उस आदमी को भी पकड़ लिया है जो मिला था उन आतंकवादियों से। अब कोई खतरा नहीं है, पर फिर भी 15 अगस्त तक तुम लोग अपनी टीम के साथ चौकन्ने रहना। दोनों एक साथ, जी सर। दोनों बाहर आए, फिर राजन को कॉल कर मंदिरा वसीम को लेकर एक रेस्टोरेंट आने को कहा और सबने मिलकर पार्टी की। अंबिका ने वसीम से फिर पूछा कि पहले दिन उसने उसे गुस्से से क्यों देखा था, तो वो बोला, आपकी बाइक ने रास्ते में आते हुए जल्दी में मेरे ऊपर बारिश का पानी जो सड़क पर था वो गिरा दिया, तो मैं फिर घर गया था चेंज कर, इसलिए लेट हो गया था। मैंने आपका चेहरा देख लिया था। सब ये सुनकर हंसने लगे। फिर 15 अगस्त तक सब जगह वो नजर रखे हुए थे, पर 15 अगस्त तक का समारोह शांति से हो गया था। सबको एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी। 3 दिन बीत गए थे, पर अंबिका के पापा ने उससे बात नहीं की थी। कविता जी तो अंबिका के साथ बात कर रही थी, पर बता नहीं रही थी कि झगड़े की कोई वजह नहीं बता रही थी। गरिमा अब अंबर को देखकर मुंह नहीं बनाती थी, पर दोनों ज्यादा बात भी नहीं करते थे। देवांश के घर उससे दोनों माँ पापा बात ही नहीं कर रहे थे, पर बुआ और गरिमा उसके साथ थे। देवांश ने भी ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, पर वो बहुत दुखी था कि बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप की अकड़ ज़्यादा जरूरी थी। एक हफ्ते बाद दोनों फिर से कमिश्नर के सामने थे। कमिश्नर, आज से तुम दोनों एक ही टीम में काम करोगे एज ए स्पेशल क्राइम यूनिट सेल में, और अब से दिल्ली में ही रहोगे, और तुम दोनों के टीम मेट्स भी। तुम्हारी टीम को या तो मैं ऑर्डर दे सकता हूँ या फिर सीएम। तो रेडी हो तुम दोनों? दोनों एक साथ, जी सर। कमिश्नर ने एक फाइल दोनों के आगे की और बोले, ये रहा तुम्हारा पहला केस एज अ क्राइम यूनिट ऑफिसर। देवांश ने फाइल ली और दोनों कमिश्नर को सैल्यूट कर बाहर चले गए। बाहर आकर देवांश ने फाइल खोली तो दोनों देखकर चौंक गए। अंबिका अपने माथे पर उंगली फेर कर बोली, अपनी तो फिर से लग गई, अब फिर से रात दिन बाहर ही। देवांश हंस पड़ा और दोनों निकल गए अपने अगले केस की ओर। अंबिका बाहर निकलते हुए देवांश से बोली, तुमने कभी भी हम पर गुस्सा क्यों नहीं किया? बाद में गुस्सा तो थे, पर नफरत नहीं करते थे। हमने कभी भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देखी थी, क्यों? देवांश रुक गया तो अंबिका भी रुक गई। देवांश उसके करीब गया और उसके कान के पास अपने होठ ले गया। अंबिका तो बर्फ जैसी जम गई। देवांश धीरे से बोला, तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुमसे नफरत नहीं होगी। फिर चल पड़ा तो अंबिका पीछे से बोली, मतलब?
देवांश ने घूमकर उसे देखा और मुस्कुराहट के साथ बोला, जीप में चलो, रास्ते में बताता हूँ। ये बोल जीप में बैठ गया और अंबिका फिर से चिढ़ गई। जीप सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी, पर अंदर अजीब सी खामोशी थी। अंबिका बार बार देवांश की तरफ देख रही थी। अब बोलोगे भी या सस्पेंस ही बनाकर रखोगे? देवांश हल्का सा मुस्कुराया। इतनी जल्दी सब जान लोगी तो मजा कैसे आएगा? अंबिका ने झुंझलाकर मुंह फेर लिया। मत बताओ, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देवांश ने एक गहरी सांस ली। फर्क पड़ता है अंबिका, तुम्हें भी और मुझे भी। अंबिका चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। देवांश ने गाड़ी साइड में रोकी और उसकी तरफ पूरी तरह मुड़ा। तुम पूछ रही थी ना, मैं तुमसे नफरत क्यों क्यों नहीं करता? अंबिका चुप। देवांश धीरे से बोला, क्योंकि नफरत करने के लिए दिल में जगह होनी चाहिए, और मेरा दिल तो बचपन से ही तुमसे भरा हुआ है। अंबिका जिसे सुनकर जड़ हो गई। मतलब? उसकी आवाज धीमी थी। देवांश मुस्कुराया। मतलब ये कि जितनी नफरत तुमने दिखाई उतना ही प्यार मैं छुपाता रहा। अंबिका की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तो तुम मुझसे? देवांश ने धीरे से कहा। हाँ अंबिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा से। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। अंबिका ने नजरें झुका ली, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, पागल हो तुम, और शायद मैं भी। देवांश, शायद। अंबिका, नहीं, पक्का, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों ने मिलकर केस सॉल्व करना शुरू किया। ये केस पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। एक इंटरनेशनल गैंग, रात दिन काम, गोलियां, पीछा, प्लानिंग। पर इस बार कुछ अलग था। अब दोनों अकेले नहीं थे, अब दोनों एक दूसरे के साथ थे। एक ऑपरेशन के दौरान अंबिका फंस गई। देवांश ने बिना सोचे गोलीबारी के बीच जाकर उसे बचाया। तुम ठीक हो? तुम पागल हो क्या? खुद को खतरे में डाल दिया? तुम्हारे लिए, हमेशा। उस दिन के बाद अंबिका की आंखों में डर नहीं, भरोसा था। कुछ दिनों बाद चंचल बुआ ने दोनों को बुलाया। अब वक्त आ गया है सच्चाई जानने का। सबके सामने उन्होंने बताया, तुम्हारे पापा कभी सबसे अच्छे दोस्त थे। एक गलतफहमी और अहंकार ने उन्हें दुश्मन बना दिया। अंबिका और देवांश ने एक दूसरे को देखा। तो बस इतनी सी बात के लिए? देवांश गुस्से में। और हम सब सालों से ये सब झेल रहे हैं। दोनों ने मिलकर अपने माता पिता को समझाया। पहले तो अकड़, फिर खामोशी, और आखिर में आंखों में पछतावा। रंजीत जी ने धीरे से कहा, शायद हमसे गलती हो गई। जतिन जी ने पहली बार हाथ बढ़ाया, माफ कर दो दोस्त। दोनों परिवारों के बीच सालों की दीवार टूट गई। कुछ महीने बाद घर में खुशियों का माहौल था। अंबिका और देवांश की सगाई, गरिमा और अंबर भी अच्छे दोस्त बन चुके थे। चंचल बुआ खुशी से रो रही थी। कहा था ना, तुम दोनों सब ठीक करोगे। देवांश ने अंबिका का हाथ थाम कर कहा, अब कोई केस, कोई दुश्मनी हमें अलग नहीं कर सकती। अंबिका मुस्कुराई। अब तो जिंदगी भी साथ और ड्यूटी भी साथ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। जहां कभी नफरत थी, वहां अब सिर्फ प्यार था। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।